हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल को बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें बहुत सारे नाम आपको याद करने पड़ते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम सभी को होती है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद, कंप्लीट देखने के बाद, बिना स्किप किए आप इसको पूरा देख लेते हैं तो न सिर्फ जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपको समझ में आएगा, बल्कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनेगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। यहाँ से न सिर्फ अर्थ की शुरुआत होती है, बल्कि हम जब सिलेबस पढ़ते हैं, सिलेबस की भी शुरुआत होती है, अर्थ की भी यहीं से शुरुआत होती है। ये अर्थ की एक हिस्ट्री है। ठीक है। जिस हिस्ट्री को अगर हमने ध्यान से समझ लिया तो हमारे आगे आने वाले बहुत सारे टॉपिक, प्लेट टेक्टोनिक, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, और भी कई सारे, माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी है, वोल्केनिसिटी है, ग्लेशिएशन एज है, इंडिया की जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, ये सारे टॉपिक हमें आराम से समझ में आएंगे, स्मूथली एकदम। प्रॉब्लम यही होती है कि हम सारी चीजों को ध्यान से सीक्वेंस में नहीं समझ पाते हैं कि किस चीज को किस ऑर्डर में पढ़ना चाहिए। पढ़ाई करने का तरीका एक ऑर्डर में होता है, एक ऑर्डरली मैनर में होता है। अगर आप उसको उस तरीके से फॉलो नहीं करेंगे तो फिर समझने में दिक्कत आएगी। तो इस लेक्चर के अंदर हम न सिर्फ समझेंगे, बल्कि आपको ये लेक्चर खत्म होते होते जितने भी भारी भरकम नाम है, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रेटेशियस, पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, प्लिस्टोसिन, होलोसिन, जैसे मैं एक बार में बोल पा रहा हूँ वैसे ही आप भी बोल पाएंगे। और सारे जितने भी पीरियड्स हैं, इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या क्या चीजें आपको याद रखना है, वो सारी बातें आपको समझ में आएंगी। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूजीसी नेट, जेआरएफ, ज्योग्राफी तो है ही, इसके अलावा ज्योग्राफी जहां कहीं भी आती है, सेट, स्लेट, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएससी ऑप्शनल में, यूकेपीएससी में, यूपीपीएससी, बीपीएससी, कहीं भी, यूटेट, सीटेट, सब जगह आपको ये लेक्चर काम आएगा। हाँ, ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अंग्रेजी में कहते हैं ना, ग्रेट थिंग टेक टाइम। अगर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करनी है, तो इसको आपको कंप्लीट देखना चाहिए। अब आपको ये लेक्चर में क्या क्या मिलने वाला है वो ब्रीफ मैं 2 मिनट में एक बार बता देता हूँ। जैसे आप देखिए, हम इस लेक्चर में न सिर्फ कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, बल्कि मैं आपको पीवाईक्यूज भी दिखाने वाला हूँ। आज देखो, ये आपके सामने देखिए, कई सारे पीवाईक्यूज लगे हुए हैं, इन्हें आप देखिए। हम लास्ट में प्रैक्टिस भी करेंगे। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, बल्कि हम प्रैक्टिस भी करेंगे। इससे फायदा ये होगा कि आपको ये तो पता चल जाएगा कि ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है, लेकिन एग्जाम में किस तरीके से सवाल आ रहे हैं ये भी हम लास्ट में इन सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट भी साथ साथ समझ में आ रहा है, आप प्रैक्टिस भी मेरे साथ कर लोगे। इसको अगर आपने पूरा देखा, आपको दोबारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चले शुरू करें फिर। अब आपको क्या काम करना है, एक पेन और एक पेपर लेके बैठना है। ऐसे नहीं बैठना है। लेक्चर देखने का तरीका हमेशा ये होता है कि पेन पेपर लेकर के बैठें, कुछ भी नई चीज मिले उसको नोट कर लीजिए। नई चीज का मतलब सिर्फ फैक्ट नहीं होता है, आपको मैंने कोई नया तरीका बताया या फिर कोई एक आइडिया आपको अच्छा लगा, उसे नोट कर लिया। शुरू करने से पहले फटाफट से आपको 2 मिनट के अंदर अंदर, ज्यादा समय नहीं लेंगे, 2 मिनट के अंदर अंदर हमारे जो पेड बैचेस चल रहे हैं, ये देखिए, ये जो लेक्चर है असल में ये पेड बैच का लेक्चर है। ठीक है, जो कि आप सभी के लिए फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है। कारण क्या है, ताकि आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं पेड बैच, तो आपको एक एज ए डेमो लेक्चर ये प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि हमारे लक्ष्य बैच का है। लक्ष्य बैच दिसंबर 2022 में होने जा रहे एग्जाम के लिए है। ठीक है, इस लक्ष्य बैच में, इससे पहले ये देखिए, प्रीवियस जो हमारे कैंडिडेट्स हैं इतने सारे, और इनसे भी ज्यादा हैं जो क्वालिफाई हुए, ये सिर्फ एक सेशन के हैं। इसके अलावा और जो सेशन हुआ है उससे पीछे, उसमें भी कई सारे कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, अगला नाम आपका हो सकता है ना। जो हमारा लक्ष्य बैच है, ठीक है, लक्ष्य बैच में इस समय पर सिर्फ जुलाई के लिए, जुलाई मंथ के लिए 90% का डिस्काउंट चल रहा है। जुलाई 2022 के लिए पूरे जुलाई मंथ में ये 90% का डिस्काउंट होगा। ये 15,000 रुपए का कोर्स है, 15,000 का, जो कि आपको 90% डिस्काउंट के साथ कितने में मिल जाएगा। इसका 90% आप निकालेंगे तो जाहिर सी बात है, ये 1,500 रुपए इसकी फीस रहने वाली है, सिर्फ जुलाई मंथ के लिए। अगस्त जैसे ही शुरू होगा, 1 अगस्त से, तो ये 90% का जो इसका डिस्काउंट है वो कट हो जाएगा। तो फटाफट से बिना देरी ज्वाइन किए, बिना देरी किए हुए इसको ज्वाइन कीजिए। अब मैं यहाँ पर सारी डिटेल्स नहीं बताऊंगा आपको, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन अगर आप इस कोर्स की डिटेल्स जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दिए गए हैं। एक लिंक 1 है, एक लिंक 2 है।
पहले आप 1 को देखेंगे, फिर 2 को देखेंगे। दोनों को देखने के बाद आप इस कोर्स को, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, हर एक चीज पेड बैचेस से रिलेटेड, चाहे वो पीडीएफ नोट्स है, लेक्चर है, टाइमिंग है, फीस का पेमेंट कैसे करना है, ये सारी चीजें, एवरीथिंग आपको इन 2 वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। तो आप इन दोनों को देख सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए, और ध्यान देना कि जुलाई मंथ के लिए है सिर्फ ये जो डिस्काउंट है 90% का बम्पर ऑफर, उसके बाद नहीं है। ठीक, तो फटाफट से आप भी इसको ज्वाइन करो, और जो अपने साथी हैं उनको भी जोड़ो। इसके अलावा हमारे पेड बैच, जैसे ये लक्ष्य बैच मैंने आपको बताया दिसंबर के लिए है, लाइव बैच मतलब लाइव क्लासेस होंगी, प्लस वीडियोस भी आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी, इसकी ये फीस है। बैच 2 पेपर 1 के लिए है, लाइव भी है रिकॉर्डेड भी है। लाइव की फीस और रिकॉर्डेड की फीस। कंबाइंड बैच ये पूरा रिकॉर्डेड है पेपर 1 पेपर 2 का, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और क्रैश कोर्स जो है 34 वीडियोस में कंप्लीट 10 यूनिट्स को रिवाइज किया गया है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। या तो आप मेथड 1 से ज्वाइन करिए, या फिर मेथड 2 से ज्वाइन कीजिए। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे 7983188839 पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज 7983188839 पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम डेली पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं 7:45 AM से लेकर 8:45 AM, ये फ्री क्लास होती है। उसके बाद फिर हम 11 बजे लक्ष्य बैच में मिलते हैं। ठीक है, ये पेड बैच है, ये फ्री क्लास है। तो डेली पीवाईक्यूज प्रैक्टिस क्लास ज्वाइन कीजिए। इसमें हम 2021 से लेकर 2012 तक के सभी पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। और बहुत जल्द जो पीजीटी का एग्जाम है और टीजीटी का एग्जाम है, टीजीटी पीजीटी के लिए भी हम पीवाईक्यूज प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा आप फटाफट से अगर जुड़ जाइए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। ये मेरे बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जो आपके किसी काम का नहीं है। यहाँ से आप अपना कट ऑफ डिसाइड कर सकते हैं कि आपका टारगेट क्या रहना चाहिए। वैसे मैंने इसको बताया हुआ है पहले, स्ट्रेटेजी की वीडियो में आप देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा सिलेबस कवर करने का मेथड है, ये आपको स्ट्रेटेजी की वीडियो में देखिएगा। ठीक, चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं अपना जियोलॉजिकल टाइम स्केल। फटाफट से आपको अगर जुड़ना है तो दोनों वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं आप उसे जाकर के देखिए। ठीक, तो मिलते हैं हम। अब आप इसको देखिए पूरा लेक्चर, और देखने के बाद कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको इस तरीके से पहले समझ में आया था या नहीं आया था। इसके नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप से, टेलीग्राम चैनल से, दोनों से जुड़ जाइए अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो। ठीक, ओके। तो अब आप लेक्चर को देखिए, एंजॉय कीजिए, आराम से एंजॉय करके देखिए। कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट करके बताइएगा। और यस, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है, समझ में आती है सारी चीजें, तो इसको आपको शेयर जरूर करना है। अगर लेक्चर में आपको इससे फायदा हुआ है तो शेयर किए बिना मत जाना। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे लक्ष्य बैच के यूनिट 1 जियोमॉर्फोलॉजी की इस नेक्स्ट क्लास में। आज हमारा यूनिट 1 की जो क्लास है इसका पहला टॉपिक है। ठीक है, वैसे हमने कल डिटेल में जियोमॉर्फोलॉजी को समझा था कि किस तरीके से हम इसे पढ़ने वाले हैं, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो हम व्हाइट बोर्ड पर पढ़ेंगे, और जो टॉपिक पीपीटी पर समझने में ज़्यादा आसानी होगी उनको हम पीपीटी पर समझेंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को। नीतू, अक्षिता, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए आइए, ये हमारा सिलेबस को कवर करने का रोड मैप है। हम इस तरीके से देखिए कवर करेंगे यूनिट्स को। सबसे पहले हम जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, एनवायरनमेंट, यानी ये फिजिकल ज्योग्राफी है, इसे कवर करेंगे। इसके बाद हम यूनिट 8 से 10 तक ज्योग्राफिकल थॉट, टेक्निक, इंडियन ज्योग्राफी, इन यूनिट्स को कवर करेंगे। और फिर फाइनली हम इन यूनिट्स पर जो ह्यूमन ज्योग्राफी की इन्हें कवर करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ठीक है, इन सभी का हिंदी मीनिंग तो पता ही होगा ना आपको, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इतनी छोटी छोटी बातों के लिए मत कहना कि इसका भी बताओ कि क्या मीनिंग होता है। भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान। ठीक है,
धन्यवाद धन्यवाद। तो इसी क्रम में ये जो हमारा सिलेबस है, और हमेशा देखो आपके सामने हर पीपीटी में जो भी पीडीएफ आपको मिलेगी उस पीडीएफ में हमेशा आपका टारगेट आपके सामने रहेगा, आंखों के सामने। ये क्यों मैं हर पीपीटी में लगा करके दूंगा आपको? क्योंकि टारगेटेड स्टडी करनी है, ठीक है? हवा में तैयारी नहीं करनी है। आपका टारगेट है जेआरएफ, आपको जेआरएफ की तैयारी करनी है। इसलिए हर पीडीएफ में आपको, हर नोट्स में आपको ये जरूर दिया जाएगा कि अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपने टारगेट के लिए आपको प्रिपेयर करना है, हवा में तैयारी नहीं करनी है। जो हवा में तैयारी करते हैं वो हवा में लटकते रहते हैं, और जो टारगेट से तैयारी करते हैं उनको निश्चित रूप से जेआरएफ मिलता है। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। ओके, तो ये आपके सामने सिलेबस है जिसको हमने कल डिटेल में एक्सप्लेन किया था। ठीक, और इसे हम एक एक करके, जो भी टॉपिक हमारा कंप्लीट होता रहेगा वो ग्रीन होता चलेगा। आपको पता है हम हमेशा इसी प्रकार से करते हैं, जो भी टॉपिक हमारा कवर होता है ना उसको हम ग्रीन कर देते हैं। अब जैसे आज जियोलॉजिकल टाइम स्केल कवर हो जाएगा कंप्लीट, तो हम इसको कल ग्रीन कर देंगे कि ये हो चुका है, ग्रीन माने हो चुका है। फिर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन जियोमॉर्फोलॉजी ये कल हो जाएगा, तो फिर ये ग्रीन हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके ग्रीन होता रहेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि पूरा सिलेबस ग्रीन हो चुका होगा। ग्रीन सिग्नल है, आगे बढ़ो। इससे आपके दिमाग में एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आएगा कि हाँ इतने चीज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं, अभी हमें ये भी कवर करना है। ठीक है, तो ये चीज़ है, और कल इसको मैंने एक्सप्लेन ही किया था क्यों इसको इस सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। तो उसी क्रम में आज जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, और कल मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, किन चीज़ों पर फोकस करना है। जो भी स्टूडेंट न्यू जुड़े हैं इस बैच में, तो आपको एक पीडीएफ दी गई है, उसको पहले तो ध्यान से पढ़िए। आपको पेड बैच में मटेरियल एक्सेस करने का तरीका, आपकी सारी प्रॉब्लम्स उस पीडीएफ के अंदर लिखी है। अगर आपको मैंने कोई पीडीएफ पर्सनली दी है तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, ये एक स्टूडेंट का कर्तव्य है, धर्म है कि आपको उसे ज़रूर पढ़ना है। जो भी पीडीएफ में मैसेज आए, जो भी आपको चीज़ें दी जाएं पेड ग्रुप में, वो निश्चित रूप से आपको पढ़नी है। और जो मैंने पर्सनली आपको सेंड करी, इसका मतलब वो तो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझे आप बात? और जो भी प्रीवियस 2 क्लासेस हो चुकी हैं उनको आपको फॉलो कर लेना है, देख लेना है जरूर जल्दी से, वरना काम बढ़ता रहेगा, फिर आप बर्डन महसूस करेंगे, है ना? तो चलिए, आज की क्लास शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ मैं पूछूंगा। आपको मैंने यूनिट वाइज जो पीवाईक्यू दी है उसमें से आपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल के सवाल देखे? पहली क्लास में बताया था ना इस तरीका कि स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेने हैं। ये काम किया सभी ने? ये होमवर्क फटाफट कमेंट करिए, किया या नहीं किया ये अपना होमवर्क वाला काम, जल्दी बताओ। जिन्होंने किया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है हो सकता है कि उन्होंने बाद में ज्वाइन किया हो, या फिर वो जो प्रीवियस चीज़ है, प्रीवियस लेक्चर वो ना देखा हो, लेकिन देखना आपको ज़रूर है। ठीक है, हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से सवाल कैसे पूछे गए हैं ये आपको पता लग गया होगा, दिमाग में एकदम विजन क्लियर है कि क्या हमें इस टॉपिक से पढ़ना है। यहाँ से मैच द फॉलोइंग का सवाल पूछेगा। ये बड़े बड़े एरा हैं, एरा बड़ा टाइम पीरियड अभी डिस्कस करेंगे, और इनके अंदर कौन कौन से एजेस आते हैं। ठीक है, या फिर आपसे ऐसा पूछ लेगा कार्बोनिफेरस काल क्यों इंपॉर्टेंट है, उनकी इंपॉर्टेंस पूछ सकता है। बस ये सिंपल से 2 तरीके का सवाल आपसे पूछेगा, और नहीं करेगा कुछ, ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। आपने कभी ऐसा सवाल देखा है कि आपको इसका ईयर भी याद रखना हो कि कितने मिलियन ईयर से कितने मिलियन ईयर तक कौन सी एज चल रही थी? ये नहीं पूछेगा, जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल की। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में ये बात बताई गई है, जैसा मैंने कल भी बोला था आपको, पृथ्वी के इतिहास में जब से पृथ्वी ओरिजिन हुआ है सोलर सिस्टम के साथ, तो कब कब किस टाइम पीरियड पे क्या क्या हुआ है। ठीक, सबसे एंशंट टाइम में जब क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, यही सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं पृथ्वी के इतिहास में। जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होता है? जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल एक क्रोनोलॉजिकल डेटिंग है। क्रोनोलॉजिकल यानी कि कालक्रम, यानी कि पृथ्वी के इतिहास में कब किस समय पर क्या हुआ है।
इसी का एक डेटिंग है, जो कि जियोलॉजिस्ट, पैलियोंटोलॉजिस्ट और अदर जो अर्थ साइंटिस्ट हैं, इन सब के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें जो अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। और हमें पता कैसे लगता है कि किस समय पर क्या काम हुआ है? तो लेयर्स ऑफ द रॉक, लेयर्स ऑफ द रॉक, रॉक में जो फॉसिल्स होते हैं, चट्टानों के अंदर जो फॉसिल्स जीवावशेष होते हैं, इनकी स्टडी करके पता लगता है। ठीक है। और जो भी नाम दिए जाते हैं जियोलॉजिकल टाइम्स, आपने नाम सुना होगा, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, इस तरीके से, वो सब के सब इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रेटोग्राफी, ICS के द्वारा दिए जाते हैं। ये एक थोड़ी सी डिटेल है जो आपको याद रखना जरूरी है। अब यहाँ पर बहुत सारे आपको नाम दिखाई देते हैं, जैसे कैम्ब्रियन है, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, ये सब क्यों रखे गए हैं, इनके भी पीछे कारण है, लेकिन उसे हम थोड़ा बाद में देखेंगे। अभी तो हम बढ़ते हैं सीधा टाइम स्केल पर। जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, उसके हिसाब से हमारी अर्थ की आयु 4.6 बिलियन ईयर एगो, यानी कि 4.5 अरब वर्ष से भी ज्यादा है। बिलियन माने अरब, तो 4.6 अरब वर्ष से भी ज्यादा है। ठीक है। और ये हमें जो भी मीटियोर्स हैं मून से जो आते हैं और फॉसिल्स हैं, इनकी स्टडी करने पर पता लगता है। और सबसे ऑथेंटिक तरीका, सबसे ज्यादा प्रूव्ड जो तरीका है, सबसे प्रूव्ड तरीका है जिससे हमें अर्थ की एज के बारे में पता लगता है, वो है रेडियो एक्टिव मटीरियल। चट्टानों में जो रेडियो एक्टिव मटीरियल मिलता है, इसको स्टडी करना। अर्थ की एज को, अर्थ को जब से ओरिजिन हुआ है तब से लेकर आज तक, ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल को बनाने का जो सबसे पहला श्रेय जाता है, वो कास्ट द बफन, फ्रेंच को जाता है 1949 में। इनकी थ्योरी भी आपने पढ़ी थी। ईयर याद करने का भी सिंपल वही तरीका है कि आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, बस उसका नाम पढ़ते रहना है, बार बार ईयर रिवाइज करना है। अपने दिमाग में एक राइमिंग बैठा लो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, ये एक बुक है जो कि दी गई है TS कूहन के द्वारा, लिखी गई है TS कूहन। TS कूहन ने पैराडाइम शब्द दिया है, आगे बताऊंगा आपको पैराडाइम क्या होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, ये 1962 में इन्होंने दी है। ईयर इंपॉर्टेंट है याद करना। तो मैंने इसका राइमिंग बनाई याद करते हुए अपना, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन 1962। गाना आपको क्यों याद होता है? क्योंकि उसमें एक राइमिंग होती है, एक लय होता है। और जैसे ही वो लय बिगड़ेगी, आपको समझ में आएगा कुछ ना कुछ मिस हो रहा है, उसको फिर याद करोगे, दिमाग पर जोर दोगे, याद आ जाएगा। आप गाना याद करने बैठते हो? कभी नहीं बैठते। गाना अपने आप याद हो जाता है। कारण क्या है? उसमें लय है, उसमें सुर ताल है। ऐसे ही अपने नोट्स को भी रिवाइज करो, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है। अब जो पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, वो ये है आपके सामने। ठीक है। अभी मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन आपने जो बुक में जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखा होगा, सविंदर सिंह सर की बुक में, वो ये वाला जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। अब इसमें और उसमें क्या अंतर है, अभी आपको बताता हूं। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, फेनेरोजोइक, प्रोटेरोजोइक, और ये हेडन, आर्किन, ये नाम सुने? ये वाले नाम आपको सविंदर सिंह सर की बुक में नहीं नजर आएंगे। कारण क्या है? अभी बताते हैं कारण क्या है। और फिर ये एनसीईआरटी का भी लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको देखेंगे अभी। ठीक है। हमारे अर्थ को जब हम कई सारे टाइम पीरियड, एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है सुपर एओन, जो सबसे बड़ा टाइम पीरियड होता है, जो अभी 4.6 बिलियन ईयर का मैंने आपको बताया था टाइम पीरियड, इसको हमें डिवाइड करके पढ़ना होता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, जिसे सुपर एओन बोलते हैं, जो सबसे बड़ा टाइम पीरियड है, सबसे बड़ा सुपर एओन। अब पूरे अर्थ की हिस्ट्री में एक ही सुपर एओन है, जिसे प्री कैम्ब्रियन कहा जाता है, यानी कि कैम्ब्रियन से पहले का जितना भी टाइम है, ये वाला, ये कैम्ब्रियन से पहले का जितना भी टाइम पीरियड है, उसे प्री कैम्ब्रियन कह देते हैं। और उसकी हमारे पास बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसलिए कुछ स्कॉलर जब अपनी किताबें लिखते हैं, उसमें वो सिर्फ प्री कैम्ब्रियन से पहले, ये मतलब ये वाले कैम्ब्रियन से पहले, उसको प्री कैम्ब्रियन बोल देते हैं। अब जैसे आप सविंदर सिंह सर की किताब में देखोगे, वहां वहां पर आपको प्री कैम्ब्रियन से पहले बस ये आर्कियन दिखाई देगा, जो अजोई के आर्कियन का ही भाग है। अभी देखते हैं उसको। ठीक है।
इसलिए प्री कैम्ब्रियन दिखता है। तो पूरे अर्थ की हिस्ट्री में एक ही सुपर इयॉन था, उसे प्री कैम्ब्रियन कहा जाता है। सुपर इयॉन को कई सारे इयॉन्स में डिवाइड करते हैं। सुपर इयॉन को यहां पर आप देखिए 3 इयॉन में डिवाइड किया हुआ है और एक इयॉन अलग से है। प्री कैम्ब्रियन को ही हेडॉन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक में डिवाइड किया हुआ है, और एक अलग से इयॉन है जिसे फेनेरोजोइक बोलते हैं। प्री कैम्ब्रियन सुपर इयॉन को डिवाइड किया इयॉन में, जैसे पूरे साल है, साल को महीनों में, महीनों को हफ्तों में, हफ्तों को दिनों में, दिन को घंटे में, ऐसे डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो प्री कैम्ब्रियन के बाद इयॉन, हेडॉन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक। अब इन 3 इयॉन के बाद 1 2 3 एक चौथा इयॉन है, वो अलग है, लेकिन वो प्री कैम्ब्रियन का भाग नहीं है। इसको बोलते हैं फेनेरोजोइक। कभी कभी आपने सुना होगा कि 2 बड़े बड़े एयॉन थे हमारे टाइम स्केल में, एक प्रोटेरोजोइक और फेनेरोजोइक, तो वो यहां से आते हैं। समझ रहे बात? अब इन इयॉन्स को भी एरा में डिवाइड किया हुआ है। जैसे हेडॉन में आप देखिए तो इसमें कोई एरा नहीं है। आर्कियन में सेम कलर से है तीनों, और बनाया हुआ भी ऐसे बॉक्स में। आर्कियन में ईओ आर्कियन, पेलियो आर्कियन, मेसो आर्कियन और नियो आर्कियन, इतने में ये एरा में डिवाइड किया। फिर प्रोटेरोजोइक को पेलियो प्रोटेरोजोइक, मेसो प्रोटेरोजोइक और नियो प्रोटेरोजोइक। यहां पर आप ध्यान दीजिए, जो पेलियो शब्द है इसका मतलब होता है एंशियंट, और जोइक माने लाइफ, मतलब एंशियंट लाइफ। मेसो माने मिडिल, जोइक माने लाइफ, मिडिल लाइफ। न्यू माने नया, जोइक माने लाइफ, न्यू लाइफ। एंशियंट, मिडिल और न्यू। ठीक, फिर आप नीचे आएंगे तो फेनेरोजोइक दिखाई देगा, जो आपको बताया था मैंने कि अलग एक एयन है, इनके अंदर नहीं आएगा। यहां तक की कहानी अलग है। अब इससे नीचे की कहानी ये जो है, ये अलग कहानी है। ठीक है, और जो ये मैंने डिमार्केट कर दिया है एक बॉक्स में, ये पूरा एक ही एयन का भाग है जिसे कहा जाता है फेनेरोजोइक, ये वाला। और सिर्फ इसी से एग्जाम में सवाल आते हैं। ये जो ऊपर वाला है प्री कैम्ब्रियन, हेडॉन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक, इससे सवाल नहीं आते हैं, इनसे सवाल नहीं आएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया है कि ये प्रोटेरोजोइक और फेनेरोजोइक का क्लासिफिकेशन कैसे है। इसीलिए आप देखो कि किताब में भी उस प्रोटेरोजोइक को नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ फेनेरोजोइक के। ये पूरा जो टाइम स्केल है ये फेनेरोजोइक का है। ठीक है, यहां देखो, ये सिर्फ फेनेरोजोइक का है। अब इस फेनेरोजोइक को बाकी एरा की तरह क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। ठीक है, और एक और है इससे पहले, पेलियोजोइक से आर्कियन या फिर एजोइक भी बोल देते हैं। पेलियोजोइक से पहले एक आर्कियन या अजोइक होता है, जो प्री कैम्ब्रियन, जैसे अब ये वाला जो पूरा टाइम पीरियड है, इसको अगर हम हटा रहे हैं अपने क्लासिफिकेशन में, तो उसकी जगह पर कुछ ना कुछ तो लिखना होगा ना, यस और नो? कुछ ना कुछ लिखना होगा उसकी जगह। तो अगर इसे हटाना है तो इससे पहले जो स्कॉलर्स हैं वो क्या करते हैं, इस पूरे टाइम स्केल में एरा की जगह पर लिख देते हैं अजोइक या आर्कियन, इसको लिख देते हैं अजोइक या आर्कियन। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूं, इस एरा की जगह पर अजोइक या आर्कियन लिखा हुआ है, यहां देखो ये लिखा है ना, अजोइक या आर्कियन या फिर प्री पेलियोजोइक, पेलियोजोइक से पहले का प्री पेलियोजोइक। और इसमें जो पीरियड आ रहे हैं वो प्री कैम्ब्रियन और आर्कियन आएंगे, मतलब कैम्ब्रियन से पहले का। प्री पेलियोजोइक से मतलब पेलियोजोइक से पहले का, ये पूरा पेलियोजोइक है। समझे आप बात? इसको थोड़ा समझ आए। अब इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो पेलियोजोइक के अंदर ही पीरियड आते हैं, जो अभी पीरियड आपको दिखाए थे, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, एक ही कलर से है, समझना। फिर मेसोजोइक में ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। ठीक है, ये इन 3 के हैं। इसको आप कैसे याद कर सकते हो? COS, कॉस DCP, कॉस DCP यानी कि कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। ऐसे बोलो, कॉस DCP, बोलो बोलो, जोर से बोलो, मेरे साथ बोलो, कॉस DCP। फिर इसके बाद
ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, TJC, ऐसे याद कर लो, याद हो गए। इसके बाद आता है आपका कैनोजॉइक। अब यहां पर ध्यान देना, ये जो कैनोजॉइक है, आप डायरेक्टली इनको पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन में याद कर सकते हो, या फिर कुछ स्कॉलर इसको पहले दो में डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद 3 और 2 में डिवाइड करते हैं, या फिर आप डायरेक्टली ये भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसलिए अलग अलग करके बताया है क्योंकि कुछ किताबों में आपको ऐसा भी मिल जाएगा, या फिर कभी ये शब्द आपके सामने आ गए तो कंफ्यूज ना हो। तो कैनोजॉइक को पहले आप पेलियोजीन और नियोजीन में डिवाइड कर सकते हैं। पेलियोजीन में पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, और नियोजीन में मायोसीन और प्लायोसीन। ठीक है। और ध्यान देना, जो सविंदर सिंह सर की किताब है उसमें पेलियोसीन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वहां पर आप टाइम पीरियड देखोगे तो इयोसीन और ओलिगोसीन का टाइम पीरियड कंबाइन करके लिखा हुआ है, इसको समझिए। फिर लास्ट में कुछ स्कॉलर, ये जो फोर्थ वाला एरा होता है इसको नियोजॉइक बोलते हैं वैसे, लेकिन कुछ स्कॉलर इसको क्वाटनरी बोल देते हैं, सीधा 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 क्वाटनरी। और इसका होलोसीन में इसको डिवाइड करते हैं, प्लिस्टोसीन और फिर लास्ट में होलोसीन। अभी होलोसीन चल रहा है, होलोसीन की मेघालयन एज चल रही है अभी इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से। तो ये वर्ल्ड लेवल का, मतलब एक ओवरऑल क्लासिफिकेशन है जियोलॉजिकल टाइम का। यहां तक आपको ये बात समझ में आई? शुरू शुरू में इसको याद करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जरा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब मैं एक बार इसको खुद से लिख देता हूं ताकि आपको और बात क्लियर हो जाए। देखिए क्या करना है, एक सेकेंड। हाँ, आपको करना यह है कि सबसे पहले एरा, एपॉक और पीरियड, ये 3 चीज याद रखनी है। जैसे ये देखिए, क्या ये एरा, एरा सबसे बड़ा टाइम पीरियड है। एरा के अंदर होते हैं एपॉक, और एपॉक या एपॉच भी लिखा कुछ बोल सकते हैं इसको, एपॉक के अंदर पीरियड। ये चीज याद रखनी है। एरा कितने हैं, ये एरास कितने हैं, APMCN, ये बड़े बड़े एरा हैं, सबसे बड़े टाइम पीरियड हैं। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो समझने के लिए मैंने एक ओवरऑल पिक्चर आपके सामने दिखा दी, लेकिन एरा इतने हैं 5। ठीक है। वैसे ही आप एपॉक देखोगे तो इनके अंदर कितने एपॉक आएंगे, 4। अब आप कहोगे 4 क्यों, अभी बताते हैं। और कई सारे पीरियड्स हैं, उनको भी अभी डिस्कस करेंगे एक एक करके। अब मैं इनके नाम लिख देता हूं यहां पर, जिससे आपको बात और स्पष्ट हो जाए, है ना। ए फॉर एरा में, ए फॉर एजोइक, एजोइक, या फिर इसको आर्कियन भी लिख देते हैं, एजोइक या आर्कियन। फिर पी से पैलियोजोइक, पैलियोजोइक लिखा हुआ है आगे, लिखने के चक्कर में मत पड़ना, बस समझते चलो। फिर आपका मेसोजोइक, एम फॉर मेसोजोइक। पहले मुझे भी याद नहीं होता था ये, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही याद किया, बार बार लिख करके याद किया, बार 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 बार, और ये अपने शॉर्ट टर्मिनोलॉजी बताई, याद हो गया। फिर सीनोजॉइक, या इसको कैनोजॉइक भी लिख देते हैं कोई कोई, या फिर आप इसे सीनोजॉइक भी कह सकते हैं, या CANO भी बोल सकते हैं, कैनोजॉइक। और फिर लास्ट में आपका नियोजॉइक। ठीक है। अब इनके अंदर देखिए कई एपॉक्स हैं। एपॉक का मतलब होता है कि टाइम, लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई है। अब मैंने आपको कहा है कि लाइफ इससे पहले नहीं थी, तो यहां पर कोई भी एपॉक नहीं है। इसे प्राइमरी एपॉक, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी कहा जाता है। प्राइमरी, सेकेंडरी एपॉक, टर्शरी एपॉक और क्वाटरनरी एपॉक कहा जाता है। आपसे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा है ना, क्वाटरनरी ग्लेशिएशन या हिमालय टर्शरी माउंटेन है, पूछा है। तो वो टर्शरी इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई भी लाइफ नहीं थी, ना समुद्रों में ना धरती पर, यहाँ से लाइफ स्टार्ट हुई है, इसीलिए यहाँ से हम कहते हैं एपॉक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी। ठीक है। अब इनके अंदर भी पीरियड्स डिवाइड किए हुए हैं, जैसे कि एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं।
एजोइक या आर्कियन के अंदर इसमें हम दो डिवाइड करते हैं, एक तो आर्कियन और एक प्री कैम्ब्रियन। आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन, इसमें दो ही पीरियड हैं बस, ठीक है, इसमें दो ही पीरियड हैं। और पेलेजोइक में देखिए आप, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ये है कितने हो गए? कॉस डीसीपी 6, 6 इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए। फिर इसके बाद कलर चेंज कर लेते हैं, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, 3 यहाँ हो गए। हाँ, आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन लिखा हुआ है ना यहाँ पर। और फिर इसके बाद हम आए तो पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन, 5 यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर प्लिस्टोसीन और होलोसीन, 2 यहाँ पर हो गए, कितने हो गए टोटल? काउंट करो जरा, कितने हो गए टोटल, यानी पीरियड कितने हैं टोटल? टोटल देखिए 5 एरा हैं, एपोक 4 है, और पीरियड 6 और 2 8, 8 और 6 2 8, 8 और 3 11, 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 17 18, 18 हो गए। किसी किसी बुक में आपको ये पेल्यूसिन नहीं मिलेगा, इसलिए 17 भी हो सकते हैं, तो 17 या 18 दोनों ही सही है, ठीक। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। किताब में आपको, मतलब मैंने जो अपने नोट्स दिए हैं उसमें भी इसी प्रकार से लिखा है, आपने देखा होगा। इनका टाइम पीरियड याद नहीं करना है, मतलब इतने साल से इतने साल के बीच में ये वाला टाइम पीरियड चल रहा था, ये याद नहीं करना है। यहां तक आपको बात समझ में आई? बताओ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये बता दो फटाफट कि हाँ यहां तक समझ में आ गया है, जल्दी से। अब इस तरीके से ना अलग अलग कलर से फिर समझाना, वो व्हाइट बोर्ड पर नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें क्लासिफिकेशन करना है, कलर्स चाहिए अलग अलग, तो फिर वो व्हाइट बोर्ड पे समझाना टाइम भी लगेगा और थोड़ा समझ में मुश्किल नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पर क्लियर दिखाई देगा। दोनों ही सही हैं, सत्यम। देखिए आप, मैंने आपसे कहा ना कि कुछ बुक्स में, जैसे समुद्र सिंह सर की बुक है, आप टाइम पीरियड देखिएगा, उसमें इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन लिखा है, वो भी ठीक है, लेकिन समुद्र सिंह सर ने क्या किया है, इयोसीन का टाइम और जो प्लायोसीन का टाइम है उन दोनों को कंबाइन कर दिया, मर्ज कर दिया है। लेकिन आप अगर आप विकिपीडिया पे जाकर या वेबसाइट पे जाकर देखोगे, जो इंटरनेशनल टाइम पीरियड है उस पर देखोगे, तो उसमें पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन है। असल तो यही ठीक है, 5 होना चाहिए, लेकिन कुछ स्कॉलर्स को अपने हिसाब से 4 में ही कर देते हैं। तो इस पे फिर हम आगे बढ़े, ये इरेज हो जाएगा, अब आगे बढ़ा जाए। अब आपको करना क्या है, बस इनकी डिटेल्स पढ़नी है। ये जो पीरियड्स हैं, हर एक पीरियड की अपनी खास बात है, आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन, कॉस डीसीपी, फिर टी सी एस, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, फिर इनकी 4 4 5 5 पॉइंट्स हैं सबके, आपने मेरे नोट्स में देखा ही होगा, देखा है ना। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं, ये इरेज हो जाएगा, हाँ, ओके। मैंने आपसे कहा था कि देखिए इसमें जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का डाटा भी इंक्लूड होगा। अब जैसे आप यहाँ देखिए, पृथ्वी, ये 11th क्लास की एनसीईआरटी है, आप इमेजिन कर सकते हैं। सोचो हमने 11th क्लास की एनसीईआरटी कभी पढ़ी नहीं ढंग से, और जब नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये मैंने आपको दिखाया है समझाने के लिए। ये 11th क्लास की एनसीईआरटी का है। 13 बिलियन ईयर अगो, जब बिग बैंग हुआ था, तब से लेकर के और होलोसीन तक इन्होंने समझाया हुआ है। पहले तो मैंने एक स्क्रीनशॉट लगा दिया, फिर इसको डिवाइड करके, ताकि बड़ा बड़ा दिखे, समझा रखा है, लेकिन पहले यहाँ दिखा देते हैं।
सबसे पहले बिग बैंग हुआ, सुपरनोवा, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ सन, फिर हेडॉन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक, जो अभी बताया था ना आपको थोड़ी देर पहले, ये सब प्री कैम्ब्रियन कहा है। उस समय पर क्या क्या हुआ है ये लिखा हुआ है शॉर्ट में, हमें यहां से देखना है, यहां से, ये हमारे लिए जरूरी है, ये वाला। आप उसे पीछे वाला भी देख सकते हो, इनको एक एक बार पढ़ लेना, मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बार पढ़ लें आप इसको खुद, लेकिन हमारे लिए इससे पीछे का जरूरी है। तो कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्वरियन, डेवोनियन, इसका टाइम पीरियड भी देखो लिखा हुआ है। अब जैसे ये एनसीईआरटी का डाटा है, देखो इसमें लिखा है ना, पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। यहां आप देखेंगे 57 मिलियन ईयर से 65 मिलियन ईयर के बीच में है, और इयोसीन 37 मिलियन ईयर से 58 मिलियन ईयर तक है। तो समुद्र सिंह सर ने क्या किया है, लगभग 35-36 मिलियन ईयर से उन्होंने कहा है कि 65 मिलियन ईयर तक इन दोनों को कंबाइन कर दिया है। कहा कि उन्होंने, आप देखिएगा एक बार, तो 36 मिलियन ईयर से और 65 मिलियन ईयर तक उसको वो इयोसीन बोल देते हैं। असल में इस टाइम पीरियड में दो ईयर्स हैं, मतलब दो एजेस हैं, ठीक। और शॉर्ट में देखो बिल्कुल लिखा हुआ है, मरीन इनवर्टिब्रेट्स, नो टेरेस्ट्रियल लाइफ, फर्स्ट फिश, है ना, फर्स्ट ट्रेसेस ऑफ लाइफ ऑन लैंड, एम्फीबियंस, वर्टिब्रेट्स, फर्स्ट रेप्टाइल, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे ही शॉर्ट नोट्स आपको बनानी है। ये तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए लगा रखा है, बाकी थोड़ा डिटेल में और देखेंगे। ये वाला टाइम पीरियड है जो समुद्र सिंह सर की किताब में दिया है, ठीक है। ज्यादा टाइम लग रहा, ज्यादा डिटेल तो नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। ये मैं इसलिए थोड़ा इस पे फोकस करके बता रहा हूँ क्योंकि ये फिर आगे समझ में ना आए तो फिर दिक्कत होगी, इसलिए फायदा क्या है, एक बार में ढंग से करो। हर एक जगह से मैंने रेफरेंस ले रखा है। शुरुआत में जो बताया वो इंटरनेट से, विकीपीडिया से लिया है, मैं रेफरेंस भी बता रहा हूँ अपना। फिर जो सेकंड नंबर पे दिखाया वो एनसीईआरटी का है। अब ये जो है सामने, ये समुद्र सिंह सर की किताब का है। तो देखो एक ही टॉपिक के लिए बहुत अलग अलग सोर्सेज इस्तेमाल करने पड़ते हैं, और अपने जब नोट्स बनाए थे उस समय पर भी अलग अलग बहुत सारे सोर्स थे, तब समझ में आती चीज़ें। और आपके पास इतना टाइम थोड़ी ना है। अब आगे देखो हमने क्या किया हुआ है कि हम इसको तो थोड़ा थोड़ा देखेंगे। इसके बाद प्री कैम्ब्रियन में देखो शॉर्ट में एकदम, और हाईलाइट किया हुआ है किससे क्या इंपॉर्टेंट है चीज़ याद करना। फिर कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, एज ऑफ एम्फीबियंस, यहीं पर लिख दिया डायरेक्टली, पूरा आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई समस्या यहां तक, फटाफट बताइए। जल्दी से। बाकी सभी कमेंट कीजिए। सत्तम ने तो कमेंट कर दिया है कि एक ही बार में समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। बाकी बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपने मेरे अगर शॉर्ट नोट्स देखे होंगे जो आपको मैंने दिए हैं, मैंने सिर्फ एक पेज में इनकी डिटेल्स कवर कर दी हैं, सिर्फ एक पेज में। और ऐसा कोई सवाल यूजीसी नेट जेआरएफ में नहीं पूछा गया है 10 सालों में, या उससे भी पहले आप देखोगे, जो मेरे उस एक पेज के शॉर्ट नोट से बाहर हो। देखा है ना आपने, सिर्फ एक पेज में। तो उतना एफर्ट लगाइए जिससे कि आपकी काम बन जाए, क्योंकि अल्टीमेट जो गोल है वो सिर्फ नॉलेज गेन करना नहीं है, अल्टीमेट गोल है उस नॉलेज से आपका जेआरएफ हो। कहाँ पर कितना एफर्ट लगाना है ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए आपको मैंने अपने शॉर्ट नोट दिखाए थे, तो एक पेज में इसका काम हो जाएगा। तो बिल्कुल छोटी छोटी डिटेल्स आपको देखनी है। अब यहाँ पर जो ये एक बड़ा टाइम पीरियड आपको दिखाया था, मैंने बताया भी है कि ये जो पोर्शन है आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है, बस वो मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है। इस पोर्शन से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आपने देखा होगा प्रीवियस जो पीवाईक्यूज़ हैं। इस पीडीएफ में पीवाईक्यूज़ भी हैं, अभी देखेंगे हम। लेकिन फिर भी जो प्री कैम्ब्रियन एओन है उसमें प्रोटेरोजोइक, ये सुपर एओन है। फिर इसमें ये एओन्स हैं, प्रोटेरोजोइक है, आर्कियन है, हीडियन है, ये बस क्या है, एओन्स है। इनमें छोटी छोटी डिटेल्स, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है इसको याद रखना, लेकिन फिर भी लगा दिया है। ज़रूरी आपसे, आपके लिए यहाँ से है, प्री कैम्ब्रियन इस पॉइंट से ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जो हीडियन एओन है, एओन बहुत बड़ा टाइम पीरियड होते हैं।
आपको इनका ये जो मिलियन ईयर एगो लिखा हुआ है ना, ये याद नहीं करना है। तो हीडियन के समय पर देखिए मून का फॉर्मेशन हुआ, चंद्रमा। और सबसे जो शुरुआती दौर में मेटियोर्स अर्थ से टकरा रहे थे, उल्का पिंड ये देखिए अर्थ से टकरा रहे थे, तो ये बम्बार्डमेंट का फेज इसी टाइम पीरियड का है, हीडियन का। तो प्रोबेबली फ्रॉम जाइंट इम्पैक्ट्स इन द एंड ऑफ दिस एरा, मतलब हीडियन के एंड होते होते इस तरीके का बम्बार्डमेंट अर्थ के साथ शुरू हो गया था, क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर पूरी तरीके से बना नहीं था। ये एटमॉस्फेयर ही तो है हमारा, जिसकी वजह से जो भी उल्का पिंड आते हैं, एस्टेरॉइड्स आते हैं, वो फ्रिक्शन होकर के राख में तब्दील हो जाते हैं या फिर खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो ये सब के सब हमारे अर्थ पर आएंगे और इस तरीके की यहाँ पर विस्फोट होगा। तो ये इस समय पर हो रहा था, है ना। अच्छी बात यह है कि जब इस समय पर ये मेटियोर्स अर्थ पर आ रहे थे तो वो अपने साथ पानी भी लेकर के आ रहे थे। तो एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स जो भी हैं वो अपने साथ पानी अर्थ पर लेकर के आ रहे थे। इसी वजह से धीरे धीरे करके अर्थ पर पानी आया, है ना। और शुरुआती जो फेज की प्लेट टेक्टोनिक है वो यहीं से शुरुआत मानी जाती है। फिर आर्कियन फेज है। आर्कियन फेज की सबसे पुरानी चट्टानें हैं। यहाँ पर आपको सिंगल सेल लाइफ, जैसे बैक्टीरिया, आर्किया, इस तरीके की सिंगल सेल लाइफ दिखाई देती है, एक कोश के जीव। ओल्डेस्ट माइक्रोफॉसिल्स, सबसे पुराने माइक्रोफॉसिल, सूक्ष्म जीव। और सबसे पहला ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया भी इसी फेज से दिखाई देता है। शुरुआत में देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं थी, ये हम क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे। अभी बस इतना जान लीजिए, शुरुआत में ऑक्सीजन नहीं थी। ऑक्सीजन आई है बैक्टीरिया से। समुद्रों में कुछ बैक्टीरिया थे जिन्होंने हाइड्रोजन से ऑक्सीजन को तोड़ा और फिर उस वजह से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गई है, ठीक है। तो फिर कुछ ऐसे बैक्टीरिया डेवलप हुए आर्कियन टाइम पीरियड पर, एओन में, जिससे कि ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में गई है। माइक्रोफॉसिल्स डेवलप हुए। ओल्डेस्ट क्रेटोन अर्थ पर डेवलप हुए। ये क्रेटोन क्या है? ये क्रेटोन एंशिएंट रिजिड मास है, प्राचीन दृढ़ भूखंड है। वोल्केनिक इरप्शन के बाद जो सॉलिड सरफेस बनता है एंशिएंट टाइम में, मतलब इस टाइम पीरियड का आर्कियन का, उसे क्रेटोन बोलते हैं। क्रेटोन क्या है? और कुछ नहीं, चट्टान है। वो आर्कियन टाइम पीरियड की है, बहुत पुरानी है, रिजिड है, कठोर है, इस वजह से इसे क्रेटोन बोलते हैं। जैसे कैनेडियन शील्ड है, पिलबारा क्रेटोन है, ये सब इसी का एग्जाम्पल है। और आर्कियन के समय पर ये जो क्रेटोन है इनका स्टेबलाइजेशन भी शुरू हो गया था, ठीक है। इसके बाद आता है प्रोटेरोजोइक। प्रोटेरोजोइक में फॉसिल्स, अब यहां तक देखिए आप सिंगल सेल वाले एक कोश के जीव थे। यहाँ पर मल्टी सेल यानी कि बहुकोशिकीय जीव भी हमारे सामने देखने को मिलते हैं। कई सारे जो फ्लोरिश प्लांट्स हैं वो आपको दिखाई देते हैं। कॉम्प्लेक्स सिंगल सेल्फ लाइफ यहाँ पर दिखाई देते हैं, प्रोटिस्टा, न्यूक्लिया और भी इस तरीके के सब मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म आप इनको कह सकते हो। एटमॉस्फेयर ऑक्सीजनिक हो चुका था, शुरुआत में ऑक्सीजन नहीं था, बाद में ऑक्सीजनिक हो चुका था। और इस समय पर अर्थ के एटमॉस्फेयर में धूल छा गई थी बहुत ज़्यादा, बम्बार्डमेंट की फेज से और वोल्केनिक इरप्शन की वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एकदम धूल छा गई थी, जिस वजह से सोलर रेडिएशन अर्थ के एटमॉस्फेयर तक एंटर नहीं कर पा रहा था। जिस वजह से क्या हुआ, अर्थ से लगातार टेम्परेचर डाउन होता गया और अर्थ एक स्नोबॉल अर्थ में कन्वर्ट हो गई, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। होगा क्या, वोल्केनिक इरप्शन में राख भी निकलती है, धुआं, राख, ये सब, ऐश, फ्लाई ऐश जिसको बोलते हैं, और वो चारों तरफ अर्थ के एक बादल की तरह कवर कर लेगी। इसकी वजह से जो रेडिएशन आता है वो आया नहीं, तो फिर अर्थ का टेम्परेचर डाउन होता गया और एक अर्थ स्नोबॉल बन के रह गई इस समय पर प्रोटेरोजोइक में। ये एक ब्रीफ बात है, आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ से देख लेना बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। यहाँ से आपको जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो याद रखना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? अब सबसे पहला आता है प्री कैम्ब्रियन। मैं बीच बीच में आपको हाईलाइट करते चलूंगा, जैसे वैसे तो हाईलाइट है ही यहाँ पर क्या क्या पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया जाएगा। और लास्ट में सवाल भी हैं, हाँ, तो ध्यान से सुनना, सवाल भी सॉल्व करोगे। मैं आपको पीडीएफ के साथ भी सवाल दे दूंगा, प्लस जो हमारा पेड ग्रुप है, पेड ग्रुप में भी कुछ मैं
आपको सवाल दूंगा। तो सवाल वो वाले होंगे जो क्या कहते हैं इन्हें, चार पांच ऑप्शन दे देते हैं, उसमें एक तरीका होता है पेड ग्रुप में, और आपको बस क्लिक करना होता है, पोल वाला तरीका। ठीक है, तो आप पोल वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना, वहां से भी आपको कुछ ना कुछ नए सवाल मिलेंगे। ठीक है, चलो, तो किसी को कोई समस्या तो नहीं है यहाँ तक? और बताते चलो मुझे, ऐसा नहीं कि बस मैं पूछ रहा हूँ और आप देख रहे हैं, हाँ पूछ रहे हैं, ठीक है। ऐसे करते हैं कि मैं पूछ रहा हूँ, बस सुनते रहते हैं कि हाँ ठीक है, पूछा जा रहा है, कुछ तो पूछा जा रहा है, लेकिन बस सुन रहे हैं। तो सबसे पहला आता है प्री कैम्ब्रियन पीरियड। अब यहाँ पर देखो टाइम पीरियड लिखा है, लेकिन वो जरूरी नहीं है आपके लिए याद करना। जरूरी यह है कि आपको इसमें क्या क्या ये पॉइंट्स हैं जो पता होने चाहिए। प्री कैम्ब्रियन पीरियड ये बहुत पुराना टाइम पीरियड है, 700 मिलियन साल पहले, बिफोर प्रेजेंट माने बिफोर प्रेजेंट, आज से 700 मिलियन साल पहले, नीचे हिंदी में भी लिखा हुआ है। ठीक है, और इस समय पर अर्थ चेंज हो रही थी फ्रॉम गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट। शुरुआत में जो गैसियस अवस्था में थी पृथ्वी, इससे द्रव अवस्था में तब्दील हो रही थी, परिवर्तित हो रही थी। और क्योंकि लावा सूर्य से टूट करके पृथ्वी बनी, बहुत गर्म थी शुरुआती फेज में, धीरे धीरे करके ठंडी हुई, डी गैसिंग हुई, ठंडी होने की वजह से लिक्विड, गैस से सॉलिड, सॉलिड से सॉरी लिक्विड, लिक्विड से फिर सॉलिड, ठोस, और ठोस क्रस्ट का निर्माण हुआ। और ये ठोस क्रस्ट का निर्माण ठंडा होने से और सॉलिडिफाई, कूल और सॉलिडिफिकेशन होने की वजह से हुआ था। जो लगातार टेम्परेचर रिलीज हो रहा था मटेरियल में से, जो भी अर्थ के सरफेस पर थे, इस तरीके से अर्थ की क्रस्ट का निर्माण हुआ, जो सबसे ऊपरी लेयर है। आप जानते होंगे कि अर्थ में 3 लेयर्स हैं, सबसे अंदर है कोर, फिर मेंटल, और फिर सबसे ऊपर क्रस्ट। ठीक है, तो प्री कैम्ब्रियन एज की जो चट्टानें हैं वो सबसे पुरानी चट्टानों में से मानी जाती हैं, ये सबसे पुरानी चट्टानें। अब आप खुद ही सोचो कि इस समय पर लावा था अर्थ सरफेस पर, तो क्या उस लावा में कोई फॉसिल मिलेगा? तो इस टाइम पीरियड की जो चट्टानें होती हैं वो फॉसिल लेस मानी जाती हैं, जीवावशेष रहित मानी जाती हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए इनमें से किस चट्टान में फॉसिल्स नहीं मिलेंगे, जीवावशेष नहीं मिलेंगे, तो आपको लगाना है प्री कैम्ब्रियन एज की चट्टानें सिंपली। ठीक है, और इस समय पर हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर डेंस हो चुका था। मैंने शुरुआत में बताया था जो हेडियन, आर्कियन ये थे, वहां पर ऑक्सीजन धीरे धीरे करके एटमॉस्फेयर में जा रही थी। हाँ, यहाँ तक फिर वो एटमॉस्फेयर काफी घना वातावरण अर्थ का बन चुका था। ठीक है, और अर्थ को इस एटमॉस्फेयर ने घेर लिया था चारों तरफ से। ठीक है, लगातार अर्थ का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, ठंडी हो रही थी अर्थ, और इस वजह से कंडेंसेशन, वाटर वेपर, ये सब के सब हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंच रहे थे। अब देखिए, जब टेम्परेचर रिलीज होगा तो इससे क्या होगा, एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है और जो ये जलवाष्प जिसे कह सकते हैं, ये ऊपर की तरफ जाएगा एटमॉस्फेयर में। ये क्लाइमेटोलॉजी में हम पढ़ेंगे, बस आप अभी समझ लो। एटमॉस्फेयर में ये भाप ऊपर जाएगी, फिर ये ऊपर जाकर के संघनित होगी, कंडेंस होगी। कंडेंसेशन होता है तो बादल बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं, फिर क्लाउड्स बनते हैं तो फिर प्रेसिपिटेशन या वर्षण होता है। प्रेसिपिटेशन का मतलब सिर्फ लिक्विड रेनफॉल नहीं, लिक्विड सॉलिड गैस, यानी कि रेनफॉल, स्नोफॉल और गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, अब जब ये प्रेसिपिटेशन होता है तो इस वजह से फिर धीरे धीरे करके नदियां बनती हैं, समुद्र बनते हैं। ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ वार्म क्लाइमेट वाज ब्रोकन बाय मेनी ग्लेशियल पीरियड, और इस समय पर ग्लेशियल एज भी आया है। वार्म क्लाइमेट रही, फिर धीरे धीरे करके ग्लेशियल एज भी आया, और यहाँ पर मेटामॉर्फिज्म देखने को मिलता है चट्टानों का। मेटामॉर्फिज्म क्या होता है, जब टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से, तापमान और दबाव की वजह से चट्टान में परिवर्तन आता है, उसके केमिकल कंपोजिशन में, उसके जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, तो उसे कहते हैं मेटामॉर्फिज्म। हिंदी में इसे कायांतरित या रूपांतरित कहा जाता है। तो जो इग्नियस रॉक थी वो मेटामॉर्फिक रॉक में तब्दील हो जाती हैं। ये इस समय पर अभी तक जो भी प्लांट किंगडम थे, यानी कि जितने भी पेड़ पौधे थे, पेड़ पौधों को फ्लोरा बोलते हैं, और जो एनिमल्स हैं उनको फौना कहते हैं।
अभी प्लांट हैं चाहे वो ऑर्गेनिज्म है, वो सब के सब समुद्रों में ही थे, और समुद्र भी गर्म थे, गर्म समुद्र, वार्म सी लिखा हुआ है नीचे देखिए। समुद्रों में ही सिर्फ घासें थी, पेड़ नहीं थे, घासें थी बस, ग्रासेस। और सॉफ्ट बॉडी वाले वाले इनवर्टिब्रेट्स थे, यानी कि जिनकी जो बॉडी है वो काफी सॉफ्ट थी। इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स यहाँ पर थे। ठीक है। अरु की अकशेरु की, मतलब इनवर्टिब्रेट माने यानी जिनकी रीढ़ की हड्डी वाले, गर्म समुद्रों में ये गर्म रीढ़ की हड्डी वाले जीव थे। लैंड एरिया पर अभी कोई भी एनिमल नहीं था, ना ही कि पेड़ पौधे थे, ना एनिमल ना पेड़ पौधे, लैंड एरिया पर नहीं है, अभी जीवन है ही नहीं, सिर्फ समुद्रों में जीवन है। ठीक है, ये है आपका प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन के बाद हम आते हैं कैम्ब्रियन में। इधर हिंदी भी है और उस तरफ इंग्लिश भी है। आपको अंग्रेजी पे फोकस नहीं करना, आपको मेरी बात पे फोकस करना है। मैं हिंदी और इंग्लिश के दोनों के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको उस पर फोकस करना है। नेक्स्ट कैम्ब्रियन टाइम पीरियड आता है, और ये आप इसका टाइम पीरियड देख सकते हैं, 600 मिलियन से 500 मिलियन साल पहले तक ये चलता है। अर्थ सरफेस में यहाँ पर आप धीरे धीरे करके देखिए, शैलो सी मतलब छिछले सागर, और लैंड एरियाज धीरे धीरे करके डेवलप हो रहे हैं। होता यह है कि देखिए, ये एक एरिया है, यहाँ पर पानी है ना, इसे कहते हैं समुद्र। और समुद्र के नीचे वाला जो क्षेत्र है बेसिन कही जाती है। तलहटी जो है ना नीचे बिल्कुल अगाध में, डेप्थ में एकदम बॉटम में, उसे बेसिन कहते हैं। जैसे एक टब होता है, टब के ऊपर पानी है, तो ये जो नीचे है ये बेसिन कहलाएगा, बेस है जिस पे पानी है। अब पानी अगर ग्लेशियर ग्लेशियर बन रहा है, बर्फ जम रही है, तो पानी का लेवल कम हो जाएगा, तो लैंड एरिया बढ़ गया। जैसे पानी मान लो कि यहाँ तक आ गया है, तो लैंड एरिया बढ़ गया ना। और ये जब ग्लेशियर मेल्ट होगा, तो फिर ये पानी का लेवल बढ़ जाएगा, तो फिर जो बाकी आसपास का लैंड एरिया है वो भी एक्वायर कर ले जाएगा समुद्र का। तो ये दो चेंजेस इस समय पर चलते रहते हैं, ट्रांसग्रेशन और रिग्रेशन, मतलब स्थल भाग का बढ़ना या फिर स्थल भाग का कम होना। रिग्रेशन माने कम होना, ट्रांसग्रेशन मतलब समुद्र का या स्थल भाग का बढ़ना, दोनों का ही शब्द ये इस्तेमाल हो सकता है। तो ये प्रक्रिया इस समय पर चालू रही। कैम्ब्रियन एज की बहुत सारी चट्टानें आपको देखने को मिलती हैं अलग अलग विश्व में, अलग अलग जगह। जैसे कैम्ब्रियन रॉक्स हैं वेल्स में और नॉर्थ वेस्टर्न स्कॉटलैंड में, वेस्टर्न इंग्लैंड में, कनाडा में, यूएसए में कैम्ब्रियन एज की चट्टानें देखने को मिलती हैं। यूरोप में इस समय पर लगातार वॉल्केनिसिटी के एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं, बट नो ट्रेस ऑफ एनी माउंटेन बिल्डिंग। वॉल्केनिसिटी, अर्थक्वेक, है ना, और ये माउंटेन बिल्डिंग, इस तरीके के तो आपको एग्जाम्पल मिलते हैं इस समय पर, लेकिन माउंटेन बिल्डिंग इस समय पर स्टार्ट नहीं हुई थी, या इस पीरियड में नहीं थी। माउंटेन बिल्डिंग यानी पर्वत निर्माणकारी अवस्था, जो पर्वत निर्माण है। ऐसा नहीं कि हर टाइम पीरियड में माउंटेन बन रहे थे, नहीं, माउंटेन बनने के भी चार एजेस रहे हैं, प्री कैम्ब्रियन, कैलेडोनियन, हर्सियन और अल्पाइन। एग्जाम में पूछा जाएगा, आगे पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो माउंटेन बिल्डिंग नहीं थी इस समय पर। क्लाइमेट यूनिफॉर्म थी, वार्म एंड यूनिफॉर्म क्लाइमेट थी, एक जैसी क्लाइमेट थी, वार्म थी लगभग। एवोल्यूशन ऑफ प्लांट वाज स्टिल कन्फाइंड टू सी ओनली, और प्लांट्स अभी तक केवल समुद्रों में ही थे, अभी स्थल भाग पर कदम नहीं रखा है प्लांट्स ने। कदम नहीं रखा मतलब अभी डेवलप नहीं हुए हैं स्थल भाग पे। ठीक है, कई सारे वर्टिब्रेट्स, रीढ़ की हड्डी वाले जीवों की स्पीशीज इस समय तक समुद्रों में डेवलप हो गई थी, समुद्रों में ही केवल, हाँ, ये ध्यान रखेंगे। और स्थल भाग पर कोई भी एनिमल अभी तक नहीं था। ठीक है, यही सारी बातें आपको इधर हिंदी में भी लिखी हुई मिल रही हैं। रीढ़ की हड्डी वाले जीव थे, समुद्रों में घास थी, भूमि पर कोई भी जानवर विकसित नहीं हुए थे, कैम्ब्रियन चट्टानों का निर्माण हुआ, कहाँ कहाँ पर हुआ, ये सारी बातें लिखी गई हैं। इसी प्रकार से अब ऑर्डोविशियन आता है। ऑर्डोविशियन 500 मिलियन साल से लेकर 400 मिलियन साल तक चलता है। और जो देखो सीक्वेंस में चल रहा है, जो काम यहाँ पर चल रहे हैं, ट्रांसग्रेशन, रिग्रेशन, निवर्तन, और मतलब आगे स्थल भाग का बढ़ना घटना या समुद्र का बढ़ना घटना, वो फेस स्टिल कंटिन्यूड, यहाँ पर कंटिन्यू है। कई सारे जो छिछले समुद्र थे, शैलो सी, वो ड्राई हो गए, सूख गए। कारण क्या है? क्योंकि बहुत सारी सैंड और मड उनमें भर चुकी थी। ऑर्डोविशियन जो रॉक्स हैं, ऑर्डोविशियन काल की चट्टानें आपको नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलती हैं।
इस टाइम पीरियड पे हमें माउंटेन बिल्डिंग का फेज नजर आता है, यानी कि इस समय पर पर्वत निर्माण कार्य प्रक्रिया एक्टिव थी, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस एक्टिव थी। समुद्रों में भी, समुद्रों में वॉल्केनिक एक्टिविटी एक्टिव थी, ज्वालामुखीय प्रक्रिया एक्टिव थी। ये हाईलाइट किए हुए मैंने पॉइंट। और जितना भी क्लाइमेट था, एंटायर अर्थ का जो सरफेस है वो वार्म था, गर्म समुद्र था, गर्म क्लाइमेट था। इसी वजह से तो बहुत सारे समुद्र सूख गए, ड्राई हो गए, और उनमें सैंड और मड डिपॉजिट हो गया, भर गया यानी कि। ठीक है। और बाकी वही चीज़ें चलती रही, एनिमल का जो स्पीशीज हैं वो धीरे धीरे करके डेवलप होती रही, उनमें और वर्टिब्रेट्स की एनिमल नई नई आती रही। यही चीज़ आपको यहाँ पर हिंदी में लिखा है कि समुद्रों में संक्रमणकालीन और प्रतिगामी चरण चलते रहे। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना कि जो हिंदी में समझना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए अंग्रेजी यहाँ पर दे देते हैं। वैसे तो आपको मेरी बात पर ही फोकस करना है कि मैं बोल क्या रहा हूँ। कल भी मैंने आपको ये बात समझाई थी कि आपको मेरी बात पे फोकस करना है। ठीक है, चलो, उम्मीद करते हैं यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। आगे आता है सिलूरियन। इसे एज ऑफ वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। अब आप सोचोगे कि वर्टिब्रेट शब्द तो पीछे से सुनाई में आ रहा है कि वर्टिब्रेट्स यानी रीढ़ की हड्डी वाले जीव, वर्टिब्रेट यानी रीढ़ की हड्डी वाले जीव। तो रीढ़ की हड्डी वाले जीव बने हैं, डेवलप हो रहे हैं और ज़्यादा। लेकिन यहाँ क्यों लिखा हुआ है रीढ़ की हड्डी वाले जीव सिलूरियन में? क्योंकि देखो वहां से डेवलप होते आ रहे हैं रीढ़ की हड्डी वाले जीव, लेकिन मैक्सिमम डेवलपमेंट उनका यहाँ पर हुआ है सिलूरियन में। जैसे होता है ना कि आपने प्रिपरेशन तो बहुत समय पहले से शुरू करी है, लेकिन एग्जाम देने के लिए जो मैक्सिमम लेवल चाहिए वो तो एक 6-7 महीने के बाद ही आएगा ना। तो आपका गोल्डन एरा कौन सा कहलाएगा? वो फेज जिसमें आप मैक्सिमम नंबर लेकर के आ सकते हैं, आपकी जिंदगी का वो गोल्डन फेज होगा, जिस समय पर आपको सबसे ज्यादा फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट एकदम फिंगर टिप्स पे होंगे। तो वैसे ही ये है, सिलूरियन एज को एज ऑफ वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट मैच करने को आएगा। टाइम पीरियड आप देखिए ये है, जो आपके लिए जरूरी नहीं है। अगर आपको मान लो कि कभी ये टाइम पीरियड पूछ ही ले और सीक्वेंस में आपको याद है, फिर तो क्या बात है, आराम से कर ही लोगे उसे, कोई दिक्कत तो होगी नहीं, है ना। कार्बोनिफेरस, ऐसे इओसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। अब इस समय पर क्या क्या हुआ है? समुद्र का तल लगातार, उसमें कभी समुद्र का तल बढ़ा है, कभी घटा है। समुद्र में कभी पानी की बढ़ोतरी हुई है, कभी समुद्र का पानी कम हो गया है। ये लगातार इसमें चलता रहा, है ना। ये कारण क्या है? क्योंकि अर्थ की क्रस्ट में लगातार चेंजेस हो रहे थे। माउंटेन बिल्डिंग लगातार यहाँ पर कंटिन्यू रही। माउंटेन बिल्डिंग यानी कि जो पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया है वो जारी रही इस समय तक। लेकिन ऑर्डोविसन काल की तुलना में ज्वालामुखी क्रिया कम सक्रिय थी। देखो, जब भी माउंटेन बिल्डिंग होती है तो वोल्केनिसिटी होती ही होती है, ज्वालामुखीयता होती ही होती है, लेकिन उतना ज्यादा एक्टिव नहीं थी जितना कि ये ऑर्डोविसन टाइम पीरियड पर एक्टिव था, ज्वालामुखी या वॉल्केनिक इरप्शन। ऑन एन एवरेज क्लाइमेट आप कह सकते हैं कि वार्म थी। कभी कभी हमें ड्राई क्लाइमेट भी देखने को मिलती है, वार्म एंड ड्राई। वार्म ऑन वेट भी हो सकती है, वार्म एंड ड्राई भी हो सकती है। तो वार्म माने गर्म, वेट माने नम, और ड्राई माने शुष्क। ठीक है। लीफलेस प्लांट थे, इवॉल्व हो गए लैंड एरिया पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ का। यहाँ से सिलूरियन टाइम पीरियड पर स्थल भाग में पेड़ पौधे डेवलप हुए, प्लांट्स डेवलप हुए, लेकिन उनकी पत्तियां नहीं थी। जैसे कोई गंजा व्यक्ति हो जाता है ना, तो उसके सर पर लीफलेस कहलाएगा वो। तो वैसे ही पत्तियां, पेड़ थे, उनकी पत्तियां नहीं थी, बिना पत्तियों का पेड़ था। इस टाइम पीरियड पर डेवलप हुए हैं। इस तरीके की वेजिटेशन आपको ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगी, मतलब उस टाइम पीरियड पे ऑस्ट्रेलिया में डेवलप हुई आज के। और धीरे धीरे करके प्लांट की जो कम्युनिटी है, यानी कि पौधों का जो समूह है, वो बहुत ज़्यादा, उनमें वैरायटी बढ़ती गई, उनकी स्पीशीज डाइवर्सिफाई होती गई। ठीक है। धीरे धीरे करके समुद्रों में कोरल भी, जो मूंगा होता है, मूंगा काफ़ी बड़ी मात्रा पर इवॉल्व हुआ। और प्लांट भी धीरे धीरे करके समुद्र से स्थल भाग की तरफ इवॉल्व होते हैं। ठीक है। यही चीज़ आपको हिंदी में भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, है ना। भूमि पर पत्ती रहित वाले पौधों का विकास हुआ। ऐसी अवशेष आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगे। पर्यावरण के रीढ़ की हड्डी वाले जंतुओं की प्रजातियां आपको मिलेंगी। इसी वजह से इसे एज ऑफ वर्टिब्रेट्स या रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का काल कहते हैं।
ठीक है, वर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट आता है डिवोनियन। डिवोनियन को एज ऑफ फिश कहते हैं, यानी कि मछलियों का युग। क्यों कहते होंगे? जाहिर सी बात है, क्योंकि मछलियों का यहाँ पर एवोल्यूशन ज़्यादा हुआ होगा, ज़्यादा वैरायटी हुई होंगी। मछली में भी रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन यहाँ पर बाकी सारे भी डेवलप हो रहे थे, लेकिन स्पेसिफिक रूप से डिवोनियन में फिश का डेवलपमेंट तेजी से होता है। और लगातार इंक्रीज होता है लैंड एंड डिक्रीज होता है मरीन सी, मरीन एरिया। मतलब लैंड एरिया, स्थल भाग धीरे धीरे करके एक्सपैंड हो रहा है, बढ़ रहा है, और समुद्र लगातार धीरे धीरे करके डिक्रीज होते हैं इस समय पर। माउंटेन बिल्डिंग और साथ ही साथ वॉल्केनिक एक्टिविटी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं इस टाइम पीरियड पे, यानी पर्वत निर्माणकारी जो प्रक्रियाएं हैं और ज्वालामुखी सक्रिय रहते हैं। मैंने बोला है कि जब भी माउंटेन बिल्डिंग होती है तो वॉल्केनिक इरप्शन होता ही होता है। कारण क्या है इसका समझिए, वैसे हम आगे समझेंगे। माउंटेन बिल्डिंग कब होती है? जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं, ऐसे। अब ये हम प्लेट टेक्टोनिक में समझते हैं, लेकिन बीच में मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं तो इनमें से जो भारी प्लेट होगी, भारी प्लेट कौन सी होती है? ओशनिक। ओशनिक यानी कि जिसको हम समुद्री प्लेट बोलते हैं, महासागरीय प्लेट। ठीक है। और हल्की कौन सी होती है? कॉन्टिनेंटल, जिसे हम महाद्वीपीय प्लेट कहते हैं। तो ये भारी है, ये हल्की है, इसीलिए तो वो ऊपर है। जब ये दोनों पास आते हैं, इनके बीच में जो सेडिमेंट जमा है, यानी कि जो अवसाद है, ये वाला, ये धीरे धीरे करके इस तरीके से फोल्ड का रूप लेने लगता है। फोल्ड का रूप लेगा, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इनके बीच में जो गैप है यहाँ पर, इस गैप से लावा बाहर निकलने लगता है, क्योंकि जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा है, मैग्मा चैम्बर एस्थोनोस्फीयर में, वो ऊपर की तरफ प्रेशर लगाता है और तेजी से ये लावा बाहर निकलने लगता है। तो इसीलिए जहां पर भी दो प्लेटें पास आती हैं तो लावा वहां पर ज़्यादा निकलता है। यही एग्जाम्पल आपको, बेस्ट एग्जाम्पल पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में दिखाई देगा। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये है एशिया, और इस तरफ है ऑस्ट्रेलिया। ये पूरा पैसिफिक रीजन है। ये ईस्टर्न पैसिफिक है, ये वेस्टर्न पैसिफिक है। दोनों तरफ पैसिफिक ओशन इस तरीके से श्रिंक हो रहा है। ये बीच में आपको रिज दिखाई देगा, मिड ओशनिक रिज, इसके सहारे। ठीक है, इधर नॉर्थ और साउथ अमेरिका से जाकर के नीचे सबडक्ट हो रहा है, इधर एशिया और ऑस्ट्रेलिया से जाकर के सबडक्ट हो रहा है। तो दोनों तरफ ये क्या है? कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन है। कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन इसको कहते हैं। जहां पर दो प्लेटें मिलती हैं ना, उसे कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन बोलते हैं। या फिर इसे डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन भी बोलते हैं, है ना। या फिर इसे विनाशी प्लेट सीमा भी कहते हैं, या फिर इसे अभिसारी प्लेट सीमा भी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इतने सारे नाम बता रहे हो, याद कैसे रखेंगे, क्यों परेशान कर रहे हो? कोई बात नहीं, अभी सुनते रहो, धीरे धीरे आगे सब आपको याद हो जाएंगे। जिसको याद नहीं है ना, जो नया है अभी, परेशान मत हो, आगे अपने आप याद हो जाएंगे। वो बस मैंने हल्का सा बता दिया आपको। ठीक है, अभी नोट करने के चक्कर में मत पड़ना, बस सुनते रहो, आगे वो आ ही जाएगा। तो यहाँ पर वॉल्केनिसिटी और माउंटेन बिल्डिंग होती रहती है। लगातार नए नए माउंटेन पहले से बन गए हैं, अब उनका इरोजन तो होगा ही, जाहिर सी बात है। डिनोटेशन माने अनाच्छादन, जैसे हिंदी में अनाच्छादन बोलते हैं। और अनाच्छादन माने इरोजन प्लस डिपोजिशन, दोनों प्रक्रियाओं को कंबाइन रूप से अपर्दन अपक्षय को एक साथ बोलें तो वो अनाच्छादन कहलाता है। तो ये प्रक्रिया यहाँ पर लगातार होती रहती है, जिसकी वजह से पेबल सैंड, रेड सैंड और रेड सेमी क्लाइमेट का आपको देख, मतलब ये सैंडस्टोन ये डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, और अलग अलग प्रकार की क्लाइमेट, जैसे ये इन एरियाज में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और इन क्षेत्रों में आपको वार्म एंड सेमी एरिड क्लाइमेट देखने को मिलती है। ठीक है, और बाकी एरिया में यूनिफॉर्म क्लाइमेट रहती है। हमारे अर्थ का जो सरफेस है, जो स्थल भाग है, वो काफ़ी सारे ग्रीन वेजिटेशन से कवर हो चुका होता है। यहाँ पर देखिए लीफलेस प्लांट थे, अब पेड़ पौधों में पत्तियां आने लगी हैं, तो उनकी पत्तियां आ चुकी हैं, ब्रांचेस डेवलप हो गई हैं, स्टीम, रूट, मतलब शाखाएं, और जो तने हैं और ये जो जड़ें हैं वो काफ़ी डेवलप हो चुके हैं, और पेड़ों में पत्तियां भी आ चुकी हैं। ठीक है, और पेड़ों की हाइट देखिए आप, 14 से 15 मीटर हो चुकी है। फर्न वेजिटेशन डेवलप हो चुकी है। मरीन एरिया में काफ़ी सारे वर्टिब्रेट्स एनिमल डेवलप हो चुके हैं। वर्टिब्रेट्स माने वही करो
केशुर कशेरुकी, कशेरुकी मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। ये फिर से बहुत सारे डेवलप हो चुके हैं, बहुत बड़ी मात्रा में मछलियों की प्रजातियां विकसित होती हैं, इसी वजह से इसको एज ऑफ फिश कहते हैं। और धीरे जैसे ये टाइम पीरियड एंड हो रहा है ना डिवोनियन, तो यहाँ पर उभयचर, उभयचर का मतलब होता है एम्फीबियंस, जैसे मेंढक होता है फ्रॉग, वो समुद्र पानी में भी रह सकता है, वो स्थल भाग में भी रह सकता है, तो उसे एम्फीबियन बोलते हैं, उभयचर, जो दोनों जगह रहे। तो इस पीरियड के एंड होते होते एम्फीबियंस भी डेवलप होते हैं, लेकिन इस एज को नहीं बोलेंगे एज ऑफ एम्फीबियंस, वो नेक्स्ट को बोलेंगे। यहाँ पर वो शुरू हो गए हैं। वर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेट्स एनिमल में माइट, स्पाइडर, इस तरीके के ये लैंड एरिया पर डेवलप होते हैं। एनिमल समुद्रों में तो मछलियां हैं, लैंड ये लैंड एरिया पर हैं। ठीक है। अब फ्लोरा भी बहुत सारे उनके एग्जाम्पल्स हमारे सामने आते हैं। फिर आता है कार्बोनिफेरस का टाइम पीरियड। कार्बोनिफेरस पे आगे बढ़ने से पहले किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ तक विदाउट एनी हेजिटेशन कि सब क्या कहेंगे, LKK, लोग क्या कहेंगे, इसको भूल जाओ और ये अपने दिमाग में लेके आना हमेशा, MKK, मैं क्या कहूँगा, मुझे क्या कहना है। ठीक है, मुझे क्या कहना है, ये MKK। LKK यहाँ पर नहीं है मेरी डिक्शनरी में। फटाफट बताओ, तब हम आगे बढ़ेंगे, वरना मैं यहीं पर रुक जाऊंगा अगर आप बताओगे नहीं तो। समझ में आ रहा है? अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो हाँ बोलना, वरना बोलना कि कुछ समस्या है, और अपनी समस्या मुझे बताना। ठीक है, क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है, मुझसे क्लास में स्टूडेंट बोलते हैं सर प्रॉब्लम है, मैं कहता हूँ ठीक है कोई बात नहीं, प्रॉब्लम तो आती रहती है, लेकिन ये तो बताओ प्रॉब्लम क्या है। फिर वो कहते हैं सर यही तो नहीं पता है कि प्रॉब्लम क्या है। अब ये भी आप बता दो कि प्रॉब्लम क्या है, अब मैं कैसे बता पाऊंगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है। मैं टीचर हूँ, कोई भगवान थोड़ी ना हूँ। अब आपकी प्रॉब्लम तो आप ही को मुझे बतानी पड़ेगी ना कि ये प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने पीछे आपसे बोला कि उभयचर, जो स्थल और जल दोनों पर रहते हैं, वो यहाँ से धीरे धीरे करके डेवलप हो रहे हैं। अब आगे जाएंगे तो इसे एज ऑफ एम्फीबियंस बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर उनकी वैरायटी बढ़ चुकी है। और कार्बोनिफेरस का तो आपने नाम बहुत सुना हुआ है। कार्बोनिफेरस आपने कोयले के लिए सुना है। कार्बोनिफेरस आपने प्लेट टेक्टोनिक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में सुना है। इसका नाम आपने पहले भी सुना है। लगभग 350 मिलियन साल से 250 मिलियन साल तक लगभग इसका एक टाइम पीरियड रहता है। कई सारे छोटे छोटे स्मॉल और शैलो सीज और सरफेस पर डेवलप होते हैं। ठीक है, और इसमें कई सारे समुद्र, यूरोप में इंक्लूडिंग रशिया, बहुत सारा एरिया समुद्र के अंदर सबमर्ज हो जाता है, क्योंकि समुद्र डेवलप हो रहे हैं ना। तो बहुत समझ माने समुद्र का मतलब, सबमर्ज का मतलब होता है कि पानी के नीचे बहुत सारा एरिया चला जाना, अवनत हो जाना। ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ये डिप्रेस्ड हो गए थे काफी, मतलब धंस गए थे। इस वजह से स्वाम्पी जो लैंड है, स्वाम्प मतलब दलदली भूमि, दलदली भूमि का उद्भव होता है, नीचे लिखा हुआ भी है दलदली भूमि। कोरल का फॉर्मेशन होता है, जो मूंगा है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में मूंगे, मूंगा जो एक जीव होता है जिससे मूंगे की चट्टान बनती है। लोग मूंगे की अंगूठी भी पहनते हैं, जो हले हरा नीला पत्थर होता है, आपने देखा होगा। ड्राई क्लाइमेट रहती है इस समय पर। और जो बड़े बड़े पेड़ पौधे थे, आपने थोड़ी देर पहले भी देखा था, सिल्यूरियन से फिर पेड़ बनना शुरू हुए थे, तो ऊंचे ऊंचे जो पेड़ थे ना, पृथ्वी में काफी ज्यादा हलचल हुई इस समय पर। ये जो 30 मीटर के लगभग पेड़ पौधे थे, हलचल की वजह से वो नीचे दब गए थे। और आज हमें वो जो उस समय की हलचल है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे, जीव जंतु, वो सब नीचे दब गए थे, तो वो आज हमें कोयले के रूप में मिलते हैं। अगर ये जो जो भी प्लांट्स और एनिमल हैं, ये स्थल भाग के नीचे दबते हैं, तो ये बनते हैं कार्बन। ध्यान से सुनना, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये मान लीजिए, ये ट्री है, बहुत सारे ट्री हैं, और ये अब एनिमल कैसे बनाया जाए, मुझे तो बनाना भी नहीं आता। चलो मैंने ऐसे ही कर दिया कुछ ना कुछ, इसे हम एनिमल बोल देते हैं कि एनिमल है। अब आप मुझसे बोलोगे कि कौन सा एनिमल है, तो मेरे पास जवाब है इसका। ये मत बोलना मेरे ड्राइंग की मजाक मत बनाना, ड्राइंग भी नहीं आती, मैं बोल दूंगा।
क्या है ये सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, उसका तो कोई शेप ही नहीं होता है और प्लांट हमने बना दिया है। ठीक है, तो ये सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये सब के सब नीचे दब गए हैं। ठीक है, अब सपोज कि ये लैंड एरिया के नीचे दबे हैं और ये ओशन के नीचे दबे हैं, ओशन की क्रस्ट के नीचे, और ये लैंड क्रस्ट है। तो ये बनेगा, ये दब करके बन जाएगा कार्बन। ओके, और ये जो समुद्र के नीचे दबा है, समुद्र की क्रस्ट के नीचे, ये बनेगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब हो जाएगा आपका पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब, और ये कोयला बन जाएगा। आज हमें यही कोल निकालने को मिलता है। तो भारत में अब फिर इस तरीके से जो सबसे पुराना कोयला है वो इसी टाइम पीरियड का है, कार्बोनिफेरस का, एकदम उत्तम क्वालिटी क्वालिटी का कोयला है। 4 प्रकार का कोयला बनता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। भारत में 98% का कोयला यही है, जिसे हम गोंडवाना कोल बोलते हैं। गोंडवाना कोल बोलते हैं। 98% कोयला भारत का यही है। चिंता मत करो, बस सुनते रहना, आगे सब चीजें धीरे धीरे कवर होते रहेंगी। एक ही दिन में सब कुछ नहीं सीखते, वो तो बस बीच बीच में बता दे रहा हूँ। चलो, तो ये चीज यहाँ पर होते रही, है ना। और जो एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस की जो वैरायटी है, उनकी स्पीशीज है, वो लगातार बढ़ती रही। इस वजह से इसे एज ऑफ एम्फीबियंस बोलते हैं। एम्फीबियंस माने उभयचर, जो पीछे बताया था, जो समुद्र में भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, मेंढक यानी कि। रेप्टाइल भी इवॉल्व हुए। रेप्टाइल मतलब रेंग के चलने वाले, जो रेंग करके चलते हैं, वो भी जानवर इस समय पर, जिनको सरीसृप हिंदी में हम बोलते हैं, वो भी विकसित हुए, लेकिन उभयचरों की युग इसको बोलते हैं। ठीक है, और बस इतनी चीजें याद रखिए। हाँ, एक और चीज, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है अल्फ्रेड वेगनर की, तो पेंजिया का डिस्प्लेसमेंट वो यहीं से शुरू करते हैं, कार्बोनिफेरस से, यहां से। ठीक है, हाँ बिल्कुल साक्षी, बिल्कुल, इसीलिए इसको कार्बोनिफेरस बोलते हैं, क्योंकि कार्बन मिलता है ना इस समय पर। अभी मैंने पीछे शुरुआत में वो लगाया है कि किसको क्यों ऐसा कहा जाता है, कार्बोनिफेरस को कार्बोनिफेरस क्यों बोलते हैं, जुरासिक को जुरासिक क्यों बोलते हैं, जो एक जूरा माउंटेन है उस वजह से। तो आगे आप उसको देखेंगे। फिर आता है परमियन। परमियन टाइम पीरियड देखिए आप, परमियन का ये टाइम पीरियड है। ठीक है, बहुत सारे इनलैंड लेक और इनलैंड लेक फॉर्म होते हैं। इनलैंड लेक मतलब अंतरदेशीय झील या अंतर महाद्वीपीय झीलों का निर्माण होता है इस समय पर। फॉल्टिंग की प्रक्रिया कंटिन्यू रहती है। फॉल्टिंग क्या होता है? फॉल्ट माने होता है, इसको हिंदी में भ्रंश कहते हैं। भ्रंश माने जब दो प्लेटें दूर जाती हैं एक दूसरे से, टेंशनल फोर्स यानी कि तनाव मूलक बल के द्वारा, तो ये बीच में जो एक गहरा खड्डा सा बन जाएगा अब यहाँ पर, इसे ही भ्रंश कहते हैं या फॉल्ट कहते हैं। ऐसे बहुत सारे फॉल्ट आपको विश्व में नजर आएंगे, इंडिया में भी हैं, जैसे नर्मदा फॉल्ट, जैसे तापी फॉल्ट, सतपुड़ा के दोनों साइड है नर्मदा और तापी फॉल्ट, वो डेवलप हुए इस समय पर, और इनलैंड लेक्स बनी। पोटाश एक तत्व होता है, पोटाश भी बहुत सारा रिजर्व हुआ पूरे वर्ल्ड पर। हाई माउंटेन्स डेवलप हुए ड्यू टू ग्रेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स इन यूरोप, एशिया, नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका, जैसे एप्लेशियन है, मतलब टेक्टोनिक एक्टिविटीज, विवर्तनिकी कारणों की वजह से यूरोप में, एशिया में, नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका में, जैसे एप्लेशियन भी एक माउंटेन है, ये माउंटेन्स डेवलप हुए। ठीक है, अब टेक्टोनिक का मतलब प्लेटो से रिलेटेड कोई भी स्टडी होती है उसे टेक्टोनिक्स बोलते हैं। आगे हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में देखेंगे। ब्रिटिश आइल्स में सेमी एरिड क्लाइमेट आपको देखने को नजर आती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो उत्तरी गोलार्ध है ज्यादातर, वहां पर ड्राई क्लाइमेट थी, नॉर्थ हेमिस्फीयर में शुष्क जलवायु। ठीक है, लेकिन कभी कभी आपको वार्म, कभी वेट क्लाइमेट भी देखने को नजर आती है, गर्म और कभी नम। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर एक ग्लेशियल पीरियड के प्रभाव से था। नॉर्थ हेमिस्फीयर में तो क्लाइमेट कैसी है, वार्म है और वेट है, लेकिन साउथ हेमिस्फीयर में ग्लेशियल पीरियड चल रहा था इस समय पर, मतलब जो हिमानी युग है वो चल रहा था। ठीक है, एवरग्रीन ट्रीज कंटिन्यू डिक्रीज होते गए, जो सदाबहार वनस्पति है,
क्योंकि सदाबहार वनस्पति के लिए लगातार टेम्परेचर और रेनफॉल की आवश्यकता होती है। लेकिन नॉर्थ में तो टेम्परेचर वार्म है और ड्राई है, साउथ में एकदम ठंडा है, तो ये कम होने लगेंगे। एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन सदाबहार वनस्पति। लगातार डिसोडियस ट्री फिर डेवलप हुए। अब देखो, एवरग्रीन डेवलप नहीं हो पा रहे हैं तो डिसोडियस आएंगे, पतझड़। और पतझड़ जो वन है उनकी खास बात होती है, एक समय में बारिश आए और एक समय में सूखा रहे, तो ये आराम से जीवन यापन कर सकते हैं। ये अपनी कैपेसिटी को ऐसे डेवलप कर लेते हैं, एनवायरनमेंट के साथ ये अपने आप को अनुकूल बना लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं एनवायरनमेंट को। ठीक है, इस वजह से पतझड़ वनस्पति का या डेसोडियस फॉरेस्ट का एवोल्यूशन हुआ अर्थ सरफेस पर। ठीक है, जो ड्राई वेदर को रोक करके और फ्रॉस्ट वेदर को भी, मतलब शुष्क जलवायु में भी और नम जलवायु में भी जी सकते थे। ठीक है, ये सब इसकी खास बातें हैं। और ये थोड़ी सी बात लिखी हुई है कि नंबर ऑफ स्पीशीज, लैंड एनिमल, लैंड एरिया पर एनिमल्स की स्पीशीज बढ़ी, कई सारे इंसेक्ट्स की यानी कि कीट पतंगों की स्पीशीज भी बढ़ी, प्रजातियां, स्पीशीज माने प्रजातियों का विकास हुआ स्थल भाग में। फिर इसके बाद ट्रियासिक आता है। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, देखो, कि सरीसृप, रेप्टाइल, कार्बोनिफेरस में रेप्टाइल डेवलप होते हैं, लेकिन ट्रियासिक में आकर के इसे एज ऑफ रेप्टाइल कहा जाता है, ट्रियासिक टाइम पीरियड को। इसका ये टोटल टाइम पीरियड है। माउंटेन बिल्डिंग की प्रक्रिया, माउंटेन वर कवर्ड विथ डेजर्ट एंड बुशेस, मतलब मरुस्थल और जो झाड़ियां हैं, बुशेस माने झाड़ियां, तो ज़्यादातर जो माउंटेन्स हैं, मोस्ट ऑफ द माउंटेन्स वो मरुस्थल से और झाड़ियों से कवर थे। ब्रिटेन में कई सारी सैलाइन लेक यानी कि लवणीय झीलों का एवोल्यूशन होता है। ये बहुत सारी लवणीय झील वहाँ पर बनती हैं जो कि डेजर्ट से सराउंडेड थे, यानी कि मरुस्थल से चारों तरफ से घिरे हुए थे। मार्ल, सैंडस्टोन, ये गर्म समुद्रों में इस प्रकार का जो चट्टानें हैं वो डेवलप होती हैं। क्लाइमेट भी वार्म एंड ड्राई रहती है। और कोनीफेरस ट्रीज डेवलप होते हैं, फर्न डेवलप होते हैं नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। अभी कोनीफेरस ट्री क्या होते हैं? कोनीफेरस ट्री ये कोणधारी वन होते हैं ऐसे, ये कोनीफेरस ट्री है। क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में अगर इस समय पर आप देखो तो ग्लेशियल एज रहेगा, मतलब आप कह सकते हो कि इस समय पर ग्लेशियर को क्या कहेंगे, हिमानी युग। तो अगर बर्फबारी होगी, आम अगर पेड़ होगा, कोई आम पेड़ मतलब कोई एक नॉर्मल इस तरीके का ट्री है, तो वो टूट जाएगा। लेकिन इस तरीके के पेड़ में अगर बर्फ गिरती है तो वो नीचे फिसल करके चली जाएगी। इस तरीके के पेड़ डेवलप हुए जिन्हें हम कोनीफेरस ट्री कहते हैं, कोड़धारी वन कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में। ठीक है, कार्निवोरस फिश, कार्निवोरस माने जो शाकाहारी फिश है, जैसे रेप्टाइल होते हैं रेंग कर चलने वाले, कार्निवोरस फिशेज, रेप्टाइल, लॉबस्टर, लॉबस्टर केकड़े की तरह होता है, रेप्टाइल सरीसृप को कहते हैं। ये सब डेवलप होते हैं, समुद्र में इवॉल्व होते हैं। ठीक है, लेकिन इस टाइम में रेप्टाइल ने डोमिनेंस किया, जो आधिपत्य है, जो ज़्यादातर प्रभुत्व है, वो रेप्टाइल का था, सरीसृपों का था। इसीलिए इसे सरीसृपों का युग या एज ऑफ रेप्टाइल कहते हैं। पहली बार भूमि क्षेत्र में सरीसृपों से स्तनधारी विकसित हुए। अब यहाँ से फर्स्ट टाइम मैमल्स डेवलप होते हैं। मैमल्स माने जो स्तनधारी हैं वो डेवलप होते हैं। और धीरे धीरे करके फ्लाइज एंड टर्माइट्स ये भी स्थल भाग में डेवलप होते हैं, यानी कि मक्खियाँ, दीमक ये भी दिखाई देते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीक्वेंस अरेंज करो जानवरों का, मतलब ऑर्गेनिज्म का, सबसे पहले क्या डेवलप हुए, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, आपको सीक्वेंस में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब याद रखना। नेक्स्ट आता है जुरासिक। जुरासिक टाइम पीरियड, आपने जुरासिक पार्क मूवी देखी होगी। तो जुरासिक में समुद्रों का री एक्सटेंशन हुआ, समुद्र का एरिया बढ़ता गया लगातार, और लैंड एरिया डोमिनेट करता है फॉरेस्ट और स्वाम्पी प्लेन से, हैविंग लेक एंड मियांडरिंग रिवर्स। मतलब स्थल भाग में आपको झीलें, बहती हुई नदियाँ, मैदान, दलदली मैदान और फॉरेस्ट, जंगल, ये सब, इन सब से अनाज कवर्ड था पूरा लैंड एरिया। लगातार अनाच्छादन की प्रक्रिया के द्वारा, मतलब डेनुडेशन की प्रोसेस के द्वारा,
इरोजन और डिपोजिशन दोनों कहेंगे। इसके कारण से जो पर्वत हैं वो नीचे धीरे धीरे करके पहाड़ियों में बदल गए। ठीक है, मेंडर भी बने इस समय पर, और लगातार डेनुडेशन हुआ, यानी कि अब जैसे कोई माउंटेन बन जाएगा तो उस पर इरोजन तो होगा एक्सोजेनेटिक फोर्स के द्वारा, बहिर्जात बलों के द्वारा। अब ये क्या है, धीरे धीरे करके इनका आकार कम होगा, पहले ये इतने थे फिर इतने बनेंगे, फिर छोटे छोटे पहाड़ों में इस तरीके के रेजिडुअल माउंटेन में बचेंगे। तो ये भी प्रोसेस इस समय पर हुई, वो लो हिल्स में कन्वर्ट हो गए, ऊंचे ऊंचे पहाड़। और इस तरीके के काफ़ी आपको यूरोप में सराउंडिंग ग्रेट ब्रिटेन एरिया में काफ़ी सारे एरिया हैं वो समुद्र के अंदर सबमर्ज्ड हो गए, निमज्जित हो गए। इस टाइम पीरियड में वाइड स्प्रेड डिपोजिशन हुआ लाइम का, मोस्टली इन फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में, मतलब निक्षेप हुआ लाइम का। लाइम स्टोन जो होता है फ्रांस में, साउथ जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में ये डिपॉजिट होते हैं। क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट माने उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु इस समय पर रहती है। साथ ही साथ फर्स्ट टाइम फ्लोरिंग प्लांट्स, देखो फ्लोरिंग प्लांट कहाँ पर आते हैं, पहले तो केवल मैंने प्लांट बोला था, अब यहाँ पर फूलों वाले प्लांट हैं। फूलों वाले प्लांट इस समय पर पहली बार इवॉल्व होते हैं। ये सब बातें आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है, हाईलाइटेड पॉइंट्स। ये देखिए, अब पेंजिया कार्बोनिफेरस से कैसे करके फिर उसके बाद टूटता है, ये बताया किसने, अल्फ्रेड वेगनर ने। ये कई सारे अलग अलग प्रकार के डायनासोर हैं, वो भी ये पूरे जो ये टाइम है ना, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, अलग अलग प्रकार के डायनासोर्स यहाँ पर डेवलप होते हैं, बड़े बड़े डायनासोर्स। लेकिन क्रिटेशियस टाइम पीरियड पे सबसे ज़्यादा इनका एवोल्यूशन होता है। नीचे लिखा हुआ भी है कि डायनासोर्स इस समय पर डोमिनेट करते हैं। ठीक है, तो क्रिटेशियस क्रिटेशियस का टाइम पीरियड ये है, और इसकी खास बात यह है कि डेल्टा का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा एक्टिव था इस समय पर। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा एक डिपोजिशन लैंडफॉर्म होता है जो रिवर के द्वारा बनता है। जैसे नदियां हैं, नदियां अपने साथ, जैसे ये माउंटेन है देखिए, पर्वत है, इससे कोई नदी ऐसे नीचे उतर रही है, फिर वो प्लेन एरिया में जाएगी, और फिर उसके बाद ये समुद्र यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मान लीजिए, तो ये नदी यहाँ से चलने के बाद जब एंड पॉइंट पर जाएगी तो अपने सेडिमेंट को यहीं पर डिपॉजिट कर देती है, किनारे पर ही, मतलब इसमें मिलने से पहले, समुद्र में मिलने से पहले यहीं पर डिपॉजिट कर देगी। तो ऐसी एक शेप बन जाती है, एक लैंडफॉर्म बन जाता है जिसे हम बोलते हैं डेल्टा। और ये जो डेल्टा शब्द है ये ग्रीक शब्द है, ये ग्रीक शब्द है, और ये हेरोडोटस के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, और इन्होंने नील नदी के लिए कहा था, मिस्र, सॉरी, नील नदी के बारे में और इजिप्ट के बारे में, मिस्र के बारे में कहा था, इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर, क्योंकि इजिप्ट जो है नील नदी के मुहाने पर ही है, माउथ पर है उसके डेल्टा पर, इसीलिए ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है, और इन्होंने ये डेल्टा शब्द दिया है, ये वाला। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आगे आपको बताया जा रहा है, और हाँ, माउंटेन बिल्डिंग की प्रक्रिया यहाँ पर कंटिन्यू रही, माउंटेन बिल्डिंग होता रहा, और ये जो पेंजिया टूट रहा है ये एक्टिव रहा। अब जैसे देखो ये अफ्रीका है, अफ्रीका ये है, अफ्रीका से इंडियन प्लेट टूटेगी, ये इंडियन प्लेट है। तो क्रिटेशियस टाइम पीरियड, पहले इंडियन प्लेट जुड़ी हुई थी, अब क्रिटेशियस टाइम पीरियड आते आते ये इंडियन प्लेट टूटेगी और वो नॉर्थ की तरफ जाएगी, जिसकी वजह से जो इंडिया है, इंडिया का जो दक्कन का पठार है वो इसी समय पर बनता है। वोल्केनिक इरप्शन होता है, दक्कन ट्रैप बनेगा। ट्रैप माने लावा की लेयर, एक दो तीन चार ऐसे लेयर बनती है, उसे दक्कन, उसे ट्रैप बोलते हैं। दक्कन एरिया में बना दक्कन ट्रैप बोलेंगे, है ना। अब बहुत सारे माउंटेन, जो अल्पाइन माउंटेन ओरोजनी है वो यहाँ से शुरू हो जाती है। वैसे तो ईओसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन में रहेगी, लेकिन यहाँ से इनिशिएशन मतलब शुरुआत हो जाती है। रॉकीज, एंडीज, आल्प्स, हिमालय, अचानक तो होगा नहीं, एक दिन का काम है नहीं है, अभी भी कंटिन्यू है अपलिफ्टमेंट, यहाँ से शुरू हो जाएगी। लेकिन टर्सरी एज का जो माउंटेन माना जाता है वो ईओसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन को माना जाता है, और पेलियोसिन भी है। ठीक है, पेनिनसुला इंडिया बेसाल्टिक लावा से कवर होता है, क्यों, क्योंकि ये जो इंडियन प्लेट है जब ये टूटेगी यहाँ से तो जाहिर सी बात है नीचे एस्थोनोस्फीयर से लावा निकलेगा, और ये लावा के कारण से यहाँ पर जमा हो जाएगा, महाराष्ट्र कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर।
और लावा का डोमिनेंस होता है। और फिर आज वो हमें ब्लैक सॉइल के रूप में मिलती है। इस यही तो कारण है कि वहाँ पर ब्लैक सॉइल मिलती है गुजरात में, महाराष्ट्र, कर्नाटक में। और फिर उसकी वजह से वहाँ पर कपास की खेती होती है। सब एक चीज़ देखो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। फिशेज, मॉडर्न फिशेज जैसे शार्क है, हेरिंग है, लार्ज टर्टल्स हैं, ये हिंदी भी नीचे लिखी है, और मेसोसॉरस, ये उसका नाम है डायनासोर का, ये सब इवॉल्व होते हैं। उड़ने वाले रेप्टाइल्स, है ना, और भी कई सारे बर्ड्स हैं। लेकिन डोमिनेंस किसका था? डायनासोर का। तो सबसे ज्यादा डायनासोर का डोमिनेंस ट्रियासिक, जुरासिक, क्रेटेशियस में किस टाइम पीरियड पे रहा? क्रेटेशियस में। ठीक है। पेट्रोसॉरस, ये भी डायनासोर का ही एक प्रजाति है। चलो, यहां तक समझ में आया? काफी एक पोर्शन हम कवर कर चुके हैं। फटाफट बता दीजिए यहां तक कोई प्रॉब्लम, तो फिर हम आगे बढ़े अगर सब ठीक है तो। तब तक मैं पानी पी लेता हूं, आप बताइए। नो प्रॉब्लम, ओके। समझ में आ रहा है ना सभी को? ऐसा हो सकता है कि आपने पहले पढ़ा है, पहले नहीं पढ़ा है, कुछ भी हो सकता है। पढ़ा है तो अच्छे से नहीं पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है कि हाँ इतना आ सकता है एग्जाम में। लेकिन उम्मीद है कि अब आपको समझ में आएगा, है ना? ठीक है। अब आता है पेलियोसीन। मैंने आपको बताया था कि कुछ बुक्स में आपको पेलियोसीन और इयोसीन एक ही देखने को मिलेगा, और कल वो बता भी दिया था ऐसा क्यों है। ठीक है। पेलियोसीन, जो मॉडर्न प्लांट्स हैं वो इस समय पर अपीयर होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। मैमल्स मतलब जो स्तनधारी हैं, और जो नॉन एवियन है मतलब जो उड़ नहीं सकते हैं, और डायनासोर, वो सब एक्सटिंक्ट होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। फर्स्ट लार्ज मैमल्स मतलब जो बड़े बड़े मैमल हैं, स्तनधारी हैं, जैसे बेयर, भालू, और जो छोटे हिप्पोपोटामस हैं, छोटे साइज के, इतने बड़े नहीं जितने आज हैं, छोटे साइज के हिप्पोज, वो आपको इस समय पर नजर आएंगे। इस वजह से इसे एज ऑफ मैमल्स, एज ऑफ इंसेक्ट या एज ऑफ एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। जीव, एंजियोस्पर्म माने बीज वाले जो पेड़ पौधे होते हैं वो। मैमल्स स्तनधारी, इंसेक्ट्स जो कीट पतंगे हैं, और एंजियोस्पर्म माने बीज वाले जो पेड़ पौधे होते हैं वो। अल्पाइन ओरोजेनी, मैंने आपको बताया ना कि प्री कैम्ब्रियन कैलेडोनियन हर्सिस में माउंटेन ओरोजेनी प्रक्रिया रही है। पर्वत निर्माण कार्य अवस्था इन चार में रही है। तो अल्पाइन ओरोजेनी इसी टाइम पीरियड की है, टर्सरी एज माउंटेन है, जो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। जैसे हिमालय, रॉकीज, एंडीज पीछे से शुरू हो गई, लेकिन मेन यहाँ से माना जाता है, मैंने अभी बताया भी आपको। फिर नेक्स्ट आता है ईओसीन। अब हिमालय से देखो सवाल आता है, तो आप क्या कहेंगे? ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, सॉरी एक मिनट। तो अगर आपको कभी हिमालय से सवाल आए ना, किस एज में, हिमालय की चार रेंज है, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, फिर मिडिल हिमालय को लेसर हिमालय भी बोलते हैं, और फिर आउटर हिमालय, या इसे शिवालिक हिमालय भी बोलते हैं। तो सिंपल सा, ईओसीन में ट्रांस हिमालय लगा दीजिए, फिर ग्रेटर हिमालय, और फिर उसके बाद मिडिल हिमालय या फिर लेसर हिमालय, और इसके बाद आपका आउटर हिमालय, या फिर इसको शिवालिक हिमालय कहते हैं। ठीक है। अब आपको जो दूसरे बुक्स हैं, मैं तो सिंपल तरीके से बता दिया, बुक्स में क्या मिलेगा। ईओसी, क्योंकि जो माउंटेन ओरोजनी है वो स्ट्रिक्ट तो नहीं है, इतने ही टाइम पीरियड तक नहीं, इसके बाद बंद हो जाएगा, नहीं। ईओसीन, ओलिगोसीन, ईओसीन और ओलिगोसीन में चलेगा ट्रांस। ओलिगोसीन मायोसीन में फिर नेक्स्ट, ओलिगोसीन और फिर मायोसीन में ये, मायोसीन और आपका प्लायोसीन में ये वाला एज चलेगा, फिर उसके आगे ऐसे। ठीक है। लेकिन अगर एक एक एज में लगाना हो तो आप सिंपली इस तरीके से लगाएंगे। क्लियर है इतनी बात? तो एओसीन में मेनली हिमालय के लिए सब जाना जाता है, और हिमालय की जो ट्रांस हिमालय वाली रेंज है इसके लिए। टर्सरी एज माउंटेन यहाँ पर फॉर्म होते हैं, अपलिफ्टमेंट होते हैं, उनकी हाइट बढ़ती है, इंडियन और अटलांटिक ओशन एक्सटेंड होते हैं, मतलब आकार बढ़ेगा,
आर्कटिक एरिया, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, पेनिनसुला इंडिया, प्रायद्वीप भारत, ये काफ़ी थिक बेसाल्टिक लावा यहाँ पर कवर्ड हो जाता है। अब आप कहोगे कि बेसाल्टिक लावा क्या है? बेसाल्ट जो पृथ्वी के अंदर से निकलता लावा उसे बेसाल्टिक लावा बोलते हैं। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे जब चट्टान पढ़ेंगे, अभी बस इतना समझ लो। और वार्म क्लाइमेट रहती है ग्रीनलैंड, ट्रॉपिकल पाम ट्रीज डेवलप होते हैं ग्रीनलैंड में, यानी कि ग्रीनलैंड में आपको जो उष्णकटिबंधीय ताड़ के पेड़ ये यहाँ पर नजर आते हैं। अब इस टाइम पीरियड पे रेप्टाइल डिसअपियर हो जाते हैं, सरीसृप समुद्रों से खत्म हो जाते हैं। आगे माउंटेन में पढ़ेंगे, एक एक करके समझते चलो, चिंता मत करो, अभी बस इतने फैक्ट इतनी चीजें याद रख लेना सीक्वेंस में, एक एक करके सारी चीजें हम कवर करेंगे। एक ही दिन में सारी चीज कवर नहीं हो पाएंगी ना, कि माउंटेन भी आज ही याद रख लो, ये भी याद धीरे धीरे करके आगे बढ़ोगे। टू स्पीसीज मैमल्स जैसे अर्ली वेल्स और समुद्री गाय, शुरुआती जो वेल मछली है और समुद्री गाय, ये इवॉल्व हुई इस समय पर इओसीन में। और प्राइमेट्स जो मॉडर्न मैमल्स हैं, प्राइमेट्स हैं, वो भी इवॉल्व हुए लैंड एरिया में, जैसे जिसे हम एप्स कहते हैं, सॉरी एप नहीं, ये एलिफेंट, हॉर्स, राइनोसोरस, पिग्स, इनके पूर्वज आप कह सकते हो, पूर्वज इस समय पर डेवलप हुए। और अर्ली मंकी, गिबन, ये भी हमें बर्मा, इनके फॉसिल्स मिलते हैं बर्मा से। हिमालय के फॉर्मेशन इनिशिएशन हो जाता है, शुरुआत हो जाता है। ठीक है, ओलिगोसीन आता है, इसका टाइम पीरियड ये है। यहाँ पर ओशनिक एरिया काफ़ी डिक्रीज होने लगता है, क्यों? प्लेट टेक्टोनिक प्लेटें बढ़ेंगी, प्लेट का एरिया लिथोस्फीयर बढ़ रहा है ना, नए नए क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, क्योंकि दो प्लेटें दूर जाती हैं लावा निकलेगा, नई क्रस्ट का निर्माण होता है, तो ओशनिक एरिया डिक्रीज होता है इस वजह से। अमेरिका और यूरोप में आपको इंटेंस अर्थ मूवमेंट प्रोसेस देखने को मिलते हैं। अब एक चैप्टर भी है ना अर्थ मूवमेंट। अर्थ मूवमेंट का मतलब ही ये होता है कि लगातार अर्थ का जो क्रस्ट है उसमें मूवमेंट हो रहा है, कहीं पर डाइवर्जेंट हो रहा है, कहीं पर कन्वर्जेंस हो रहा है। इस वजह से आपको अमेरिका में और सॉरी यूरोप में आल्प्स पर्वत, ये शुरुआत इसकी नज़र आएगी, आल्प्स पर्वत बनेगा। वार्म टेम्परेट क्लाइमेट रहती है इस समय पर। ठीक है, और ऑनसेट ऑफ कोल्ड क्लाइमेट रिजल्टेड इन द ऑब्लिगेशन ऑफ फॉरेस्ट, समय ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक्सपेंशन ऑफ ग्रासलैंड, ग्रासलैंड बढ़ेगा। ग्रासलैंड क्यों बढ़ता है? क्योंकि जब इनफ रेनफॉल नहीं मिल पाता है पेड़ पौधों को, तो वो ग्रासलैंड बन जाते हैं, घास के मैदान बन जाते हैं। कई सारे स्पीशीज, केकड़े की, स्नेल की, जो घोंगा होता है, मुसेल, इन सब की कई सारी आपको प्रजातियां नजर आएंगी इस समय पर। आज मॉडर्न जो कैट है, डॉग है, बेयर्स हैं, इन सब के एंशंट या एंसेस्टर, पूर्वज हमें नजर आते हैं इस टाइम पीरियड में। सीक्वेंस समझ में आ रहा है? सीक्वेंस याद रखना जानवरों का। एप्स मतलब कपी, जिनसे मनुष्य भी डेवलप हुआ है, मनुष्य के जो पूर्वज हैं, यहाँ से शुरुआत मानी जाती है। बंदर, ओरेंगुटैन, चिंपैंजी, ये सब एप्स कहलाते हैं। अब आएगा मायूसीन, इसका टाइम पीरियड आप देख सकते हो, ये है, जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लगातार वही काम हो रहा है, ओशनिक एरिया, ओशन इंक्रीज इन ओशनिक, सॉरी डिक्रीज हो रहा है ओशनिक एरिया, कम हो रहा है, फिर से वही काम, और इंक्रीज हो रहा है लैंड एरिया। क्यों? अर्थ के मूवमेंट की वजह से। मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर, वो सराउंडेड रहता है चारों तरफ से लैंड एरिया से। एशिया, यूरोप, लगातार वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। आल्प्स पर्वत जो यूरोप में है, आल्प्स पर्वत की सेकंड अपविल स्टार्ट हो जाती है, आल्प्स पर्वत भी ओरिजिनेट होता है, और हिमालय का जो सेकंड अपलिफ्टमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। सेकंड अपलिफ्टमेंट माने ये जो मिडिल हिमालय है, ठीक है, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, इस तरीके से ये स्टार्ट हो गया है। जैसे लिखा हुआ भी है यहाँ पर, लेसर हिमालय लिखा है ना, देखो मैंने बता रखा है, लेसर हिमालय और ग्रेटर हिमालय भी पीछे से चल रहा है, ये धीरे धीरे करके अपलिफ्टमेंट हो रहा है। तो दोनों ट्रांजिशन में रहेगा, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक एक ही चीज रहेगी। पीछे से ग्रेटर हिमालय भी और अपलिफ्ट हो रहा है, और लेसर हिमालय भी यहाँ से शुरुआत हो जाता है। ठीक है, चलो आगे अलग अलग प्रकार की वेराइंग कंडीशन रहती हैं। अब माउंटेन ओरिजिन ही होगी तो वोल्केनिक एक्टिविटी भी रहती है, ठीक है ना।
एक सेकेंड। हाँ, चलो। इसके बाद कहता है कि क्लाइमेट वेट एंड कोल्ड रहती है, और जिस वजह ह्यूमिड क्लाइमेट ही रिस्पॉन्सिबल रहती है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ डिसोडियस ट्रीज, जैसे मेपल, ओक, पॉपुलर। नॉर्थ अमेरिका में ये डिसोडियस फॉरेस्ट डेवलप होते हैं। यूरोप में, यूरोप वाइल कैडर यहाँ पर ग्रो होते हैं। ये भी ऊंचे ऊंचे क्षेत्रों में डेवलप होते हैं। पेड़ हैं, किस प्रकार के पेड़? डेसोडियस, पतझड़ वन है। नॉर्थ अमेरिका में वहीं घास के मैदान बनते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड जिन्हें बोलते हैं, प्रेरीज टेम्परेट ग्रासलैंड है। बोनी फिशेस, जिन्हें फिशेस में बोन होती हैं, वो समुद्र में और ज़्यादा डेवलप होती हैं। मैक्सिमम ग्रोथ हो जाती है शार्क की, 18 मीटर तक लेंथ हो जाती है। एलिफेंट का साइज और ज़्यादा ग्रो हो जाता है, और वो माइग्रेट करते हैं अफ्रीका से यूरोप में, एशिया में और नॉर्थ अमेरिका में। पेंगुइन्स डेवलप होते हैं अंटार्कटिका में। ये इसके काम है, मतलब इस एरिया के, इस टाइम पीरियड के आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है। इस टाइम पीरियड में, टर्शरी टाइम पीरियड में, लास्ट आता है प्लायोसीन। प्लायोसीन 11 मिलियन से 1 मिलियन साल तक रहता है, और जब कॉन्टिनेंट और ओशन अपनी प्रेजेंट कंडीशन को प्राप्त कर चुके थे। एग्जाम में पूछा जाएगा कौन कौन कॉन्टिनेंट और ओशन अपनी प्रेजेंट कंडीशन को इस समय तक प्राप्त कर चुके थे। नॉर्थ सी, ब्लैक सी, अरेबियन सी, ये सब समुद्रों के नाम है। और कैस्पियन सी, ये सब फॉर्म हो चुके थे ड्यू टू ड्रिफ्टिंग एंड फिलिंग गैप्स। मतलब जो स्थल भाग है वो ड्रिफ्ट हो रहा है, जो बीच बीच में गैप्स हैं वो भर रहे हैं, इस वजह से। हिमालय की जो ओरिजिनी है, मतलब ओरिजिनी माने माउंटेन निर्माणकारी प्रक्रिया, पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया, यहाँ पर धीरे धीरे करके डेवलप होती है। इसी वजह से देखो लिखा हुआ भी है मैंने ऊपर, शिवालिक रेंज यहाँ पर बनना शुरू होगी। टेम्परेट क्लाइमेट रहती है। समुद्रों में प्लांट्स और एनिमल्स, वो प्रेजेंट लाइफ फॉर्म, जैसा आज हमें प्लांट्स दिखाई देते हैं ना बाहर स्थल भाग में, और समुद्रों में जैसे एनिमल और प्लांट दिखाई देते हैं, तो वो प्लायोसीन काल तक अपनी इस फॉर्म को प्राप्त कर चुके थे। कॉन्टिनेंट, ओशन, प्लांट, एनिमल, सब कुछ आज के जैसा हो चुका था प्लायोसीन तक, जैसा आज हमें दिखता है। अब आता है क्वाटरनरी टाइम पीरियड। क्वाटरनरी, चतुर्थक काल, ये लास्ट है। इसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो रहा है। किसी को भी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बताइए। अगर किसी को कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं जल्दी से, फिर हम उसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो मैंने 10 साल में से ढूंढ ढूंढ के, जो यूनिट वाइज पीवाईक्यूज आपको दी है, उसमें से ढूंढ ढूंढ के सवाल लाए हैं। तो सवाल भी इसके बाद आप देख लेंगे, ठीक है? तो आपको तुरंत ही आइडिया हो जाएगा कि हाँ इसमें से क्या क्या पूछा गया है, और जो जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं तो वो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। तो ये क्वाटरनरी टाइम पीरियड है। इसमें सबसे, ओके ठीक है, क्वाटरनरी टाइम पीरियड में प्लीस्टोसीन आएगा एक, और इसमें दो ही हैं, और दूसरा है होलोसीन। होलोसीन को एज ऑफ मैन भी बोलते हैं। ये फॉसिल्स से पता चला है, मैंने शुरुआत की पिछले लेक्चर में बताया ना। फॉसिल्स की स्टडी करते हैं जो साइंटिस्ट हैं, जोग्राफर हैं, और जो वनस्पति विज्ञानी हैं, जो जीवावशेषों की स्टडी करते हैं। इसके वजह से वो अलग अलग और रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं, इन सब से अंदाज़ा लगाते हैं। अब जैसे मान लीजिए आज आपके आसपास आम का पेड़ होगा, है ना? ये आम का जो पेड़ है, ये किस तरीके की क्लाइमेट में डेवलप होता है? ये आम का पेड़ मॉनसून क्लाइमेट, मॉनसून ये फॉरेस्ट है ना? और मॉनसून फॉरेस्ट में डेवलप होता है। इसका मतलब है कि एक सीजन में बारिश रहती है, दूसरे सीजन में बारिश नहीं रहती है, ठीक? अगर मान लो कि कभी आज सब कुछ खत्म हो जाए, और आज से 1000, 2000, 3000 साल बाद कोई साइंटिस्ट आए और इसकी स्टडी करे, उसने पता लगा लिया कि हाँ ये इसका जो टाइम है, किसी भी तरीके की स्टडी करके, कार्बन डेटिंग वगैरह या कुछ भी, कि ये 2000 साल पुराना पेड़ है, ठीक है? और ये उसने पता लगा लिया कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और उसे पता लग गया कि ये डिसोडियस फॉरेस्ट है। तो अगर डिसोडियस फॉरेस्ट पता लग जाता है,
तो फॉरेस्ट के बेस पे ही हम उस समय की क्लाइमेट का पता कर सकते हैं। किसी एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक पता लग जाता है तो वहाँ की क्लाइमेट का हम पता कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो वहाँ की क्लाइमेट को बताने वाले इंडिकेटर होते हैं। समझे आप बात? बिल्कुल, डायनासोर की भी डेथ हो चुकी है। वो ट्रियासिक जुरासिक क्रेटेशियस में ही थे बस। प्लिस्टोसीन। प्लिस्टोसीन आज से जो 10,000 साल पहले है ना, 1 मिलियन से लेकर के 10,000 साल पहले तक ये था, है ना। और प्लिस्टोसीन काल में नॉर्थ हेमिस्फीयर में एक्सटेंसिव आइस शीट्स थी। प्लिस्टोसीन जो काल है ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर एज है। मतलब इस समय पर ग्लेशियर जमा हुए हैं। ग्लेशियर को क्या कहते हैं, ये हिमयुग था, ये हिमयुग। अब जैसे समुद्र में बर्फ जम जाएगी तो जाहिर सी बात है समुद्र का जो तल है वो नीचे चला जाएगा। तो समुद्र का तल नीचे चला गया, इसे इयोस्टैटिक चेंज या समस्थिति परिवर्तन कहते हैं। इसे आगे समझेंगे, ठीक है। तो इसीलिए प्लेस्टोसीन एज को हम आइस एज कहते हैं। और इस एज में नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्थ अमेरिका में और साथ ही यूरोप में ग्लेशियर एज आए हैं। 4 ग्लेशियर एज आए हैं। 4 ग्लेशियर एज हमें नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलते हैं और 4 ही हमें यूरोप में देखने को मिलते हैं। तो पहले नॉर्थ अमेरिका के याद रख लीजिए, और सीक्वेंस, हाँ, सीक्वेंस याद रखना। और नॉर्थ से साउथ की तरफ भी याद रखना। नॉर्थ में सबसे नेब्रास्कन, फिर कंसान, फिर इलिनोइन, फिर विस्किंसन। नेब्रास्कन, कंसान, इलिनोइन, विस्किंसन, साउथ से नॉर्थ की तरफ। अब देखो जैसे ये नेब्रास्कन है, फिर कंसान है, फिर इलिनोइन है और फिर विस्किंसन है। ये 4 बड़े बड़े आइस एज हैं नॉर्थ अमेरिका के, ना कि यूरोप के। इनके बीच में जैसे ये ग्लेशियर एज है, ये भी ग्लेशियर एज है, ये भी ग्लेशियर एज है, इनके बीच में एक इंटर ग्लेशियल पीरियड है, यानी कि अंतर हिमानी युग। यानी कि जैसे यहाँ पर ग्लेशियर बना है, फिर ग्लेशियर मेल्ट होगा, डीग्लेशिएशन होगा, ग्लेशियर पिघलेगा। तो नेब्रास्कन कंसान के बीच में ऐसा ही एक टाइम पीरियड था जिसको एफ्टोनियन बोलते हैं यहाँ पर। ये इंटरग्लेशियल पीरियड है। फिर कंसान और इलिनोइन के बीच में यारमाउथ है, यहाँ पर यारमाउथ आ जाएगा। और इलिनोइन और विस्किंसन के बीच में संगमन है, ये यहाँ पर आ जाएगा। ये इंटरग्लेशियल हैं, ये वाले इंटरग्लेशियल पीरियड हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल। देखो 2 तरीके के आपको सवाल पूछेगा। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा गया है, तो इसलिए ये भी सही, ये सही है। जो प्लायोसीन काल है ना, प्लायोसीन तक कॉन्टिनेंट और ओशन अपनी प्रेजेंट फॉर्म को प्राप्त कर चुके थे। लेकिन कभी अगर प्लायोसीन ऑप्शन में ना आए तब आप होलोसीन लगा सकते हैं। दोनों ठीक है, कोई गलत नहीं है, ना कोई सही है, दोनों मतलब दोनों सही हैं, कोई गलत नहीं। अब ये 4 जो आइस एज हैं ये नॉर्थ अमेरिका के हैं। इसी तरीके से सिमिलरली, इसी तरीके से 4 आइस एज आपको यूरोप में भी नजर आएंगे। ये यूरोप में, इनका सीक्वेंस में नाम याद रखो। सबसे पहले आता है गुंज, फिर आता है मिंडल, फिर आता है रिस और लास्ट में वर्म। गुंज, मिंडल, रिस, वर्म, ठीक है। ओके। अब ये जो गुंज, मिंडल, रिस, वर्म है, इसको एक बार समझना। ये जो नाम है ये किसने दिए हैं? ये अल्बर्ट पेंक और ब्रुकनर ने नाम दिए हैं। अल्बर्ट पेंक और ब्रुकनर ने, अल्बर्ट पेंक ने एक बुक लिखी थी आल्प्स इन द आइस एज, इसको नोट कर लो। आल्प्स वैसे तो कल लिख ही देंगे, इन द आइस एज, ठीक है। नहीं, ये 4 नाम आपको याद रखने हैं बस, नेब्रास्कन, कंसान, इलिनोइन और विस्कंसन। और इसमें ये इनके इंटरग्लेशियल पीरियड है, ठीक। बस ये नॉर्थ अमेरिका के, नॉर्थ यूरोप, सॉरी यूरोप के आइस एज हैं, गुंज, मेंडल, रिसबर्ग। कई बार पूछा गया और इनका नामकरण अल्बर्ट पेंक और ब्रुकनर ने किया है। अल्बर्ट पेंक ब्रुकनर से भी पहले एक स्कॉलर था जिसका नाम था लुइस आगसीज। लुइस आगसीज ने बस ये बताया है कि हाँ ये आइसेज थे, आइसेज था यूरोप में, उसने नाम नहीं बताया। लुइस आगसीज ने नाम नहीं बताया, सिर्फ ये कहा है कि नॉर्थ यूरोप में आइसेज था।
लेकिन अल्बर्ट पेंक और ब्रुकनर ने ये नाम दिए हैं। तो दो तरीके से एग्जाम में सवाल पूछता है। अगर नाम पूछे ये तो अल्बर्ट पेंक और ब्रुकनर हैं, और अगर आपसे पूछे कि इनका नाम नहीं दिया है और कहा कि आइस एज किसने बताया, तो लुइस अगासिज है। कई सारी जो ग्रेट लेक्स हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो, नॉर्थ अमेरिका में ये सब लेक्स डेवलप होती हैं। ग्लेशियल लेक होती हैं नॉर्वे में, स्वीडन में, स्विट्जरलैंड में, इटली में। कई सारे फ्योर्ड्स डेवलप होते हैं नॉर्वे के कोस्ट पर। फ्योर्ड एक जलमग्न तट है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक। देखो, नॉर्थ अमेरिका में आइस एज डेवलप होते हैं। कौन कौन से आइस एज हैं? साउथ से नॉर्थ की तरफ नेब्रास्कन, कंसान, इलिनोइन और विस्कंसन। नेब्रास्कन कंसान के बीच में अफ्टोनियन एक इंटरग्लेशियल पीरियड है, मतलब ग्लेशियर मेल्ट होगा, पिघलेगा। यारमाउथ इलिनोइन और कंसान के बीच में है यारमाउथ। इलिनोइन विस्किंसन के बीच में संगमन, ये यहाँ आएगा। बस। यूरोप में गुंज मेंडल रिसवुर्म है। इनका नाम अल्बर्ट पेंक और ब्रुकनर ने लिखा बताया है नाम। लेकिन ये अगर चार नाम ना दे, सिर्फ ये पूछे कि यूरोप में आइस एज आया था, ये बात बताई है किसने, तो आपको बताना है लुइस अगासिज। कब? जबकि ये दोनों ऑप्शन में ना हो। और ये कब आए हैं आइस एज नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में? प्लीस्टोसीन एज में। ठीक है, समझ में आ गया अर्पिता? ग्रेट लेक्स बनी है और ये सब, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये सब इस समय पे काम हुए हैं। तो प्लीस्टोसीन जो पूरा टाइम पीरियड है, ये ग्लेशियल टाइम पीरियड है, ग्लेशियल एज है। इसके बाद आता है होलोसीन। होलोसीन को एज ऑफ मैन कहते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है। जो 10,000 साल पहले से इसका टाइम शुरू होता है, 10,000 साल से लेकर और आज तक होलोसीन चल रहा है। और होलोसीन की भी मेघालयन एज चल रही है। ठीक है। एशिया में अगर कोई आएगा तो आया होता तो मैं बता देता। यही याद करना है, प्लीस्टोसीन काल में यहाँ पर आए हैं, यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में। ऐसा थोड़ी ना कि जबरदस्ती सारे पूरे विश्व में आएगा। ये नॉर्थ अमेरिका में आया, नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर, और यूरोप में। अब देखो, प्लीस्टोसीन है, प्लीस्टोसीन ग्लेशियर एज है, तो ग्लेशियर के बाद एक इंटरग्लेशियल पीरियड है। इस होलोसीन टाइम पीरियड को पोस्ट प्लीस्टोसीन या होलोसीन भी कहते हैं, या फिर इंटरग्लेशियल टाइम पीरियड कहते हैं। मरीन ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट लाइफ फॉर्म को प्राप्त कर चुके हैं। मनुष्य ने फार्मिंग करना, एनिमल डोमेस्टिकेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब यहाँ पर शुरुआत होती है। और इसी वजह से इसे आयरन एज भी कहते हैं। आयरन का हम इस्तेमाल करते हैं, एज ऑफ मैन कहते हैं इसे। ये सब इसके नाम है। ठीक है, यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं? जल्दी से बताइए, किसी को कोई समस्या? फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ सवाल दिखा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि सवाल कैसे कैसे यहाँ से आते हैं। वैसे तो आपने स्क्रीनशॉट लिए ही होंगे, अगर नहीं लिए हैं तो ये नए स्टूडेंट हैं, उनको तो पता नहीं होगा कि मैंने क्या कहा था। लेकिन जिन्होंने वो क्लास ली थी उनको पता होना चाहिए कि स्क्रीनशॉट लेके रखने थे। तो आपने तो लिए हुए होने चाहिए। चलो फिर ठीक है, अब मैं आपको कुछ सवाल दिखाता हूँ कि इस टॉपिक से सवाल कैसे कैसे पूछे गए हैं। ठीक है, चलो, ये हिंदी भी लिखी है इधर। अब देखो, ये अभी पूछा गया एग्जाम है, अभी जो 2021-22 में हुआ था ना एग्जाम, उसका ये सवाल है। देखो जरा, इसमें सिंपली ये पूछा गया है कि आइस एज नॉर्थ यूरोप में आई थी, ये किसने बताया है प्लीस्टोसीन काल में। नाम नहीं दिया है, गुंज, मिंडल, रिस और वुर्म, ये नाम नहीं दिया है। जब ये नाम देगा तो तब आप अल्बर्ट पेंक और ब्रुकनर को लगाएंगे। अल्बर्ट पेंक की आइस इन द आइस, आल्प्स इन द आइस एज नाम की बुक है। तो सिंपल सा इसका जवाब क्या हो जाएगा? जूक्स गलत है, रैमसे गलत है, वाल्टर पेंग नहीं है, ये अल्बर्ट पेंग है। आइस आगसीज, लुइस आगसीज, पेंग नहीं, लुइस आगसीज। समझ में आया? ऐसे ही अब आगे देखो आप, ये एक और सवाल है, ये 2019 का सवाल है, 2019 में भी रिपीट हुआ था।
नॉर्थ यूरोप में आइस एज आया था, आइस शीट से कवर था, किसने बताया? डेविस, लुइस आगसी, पेंक और रैमसे, वही सारे ऑप्शंस हैं। बस सवाल 2019 का है ये, तो सही जवाब फिर से लुइस आगसीज है ना। अब देखो जियोलॉजिकल एरा और जियोलॉजिकल पीरियड, मैंने कहा था ना कि ऐसा करके सवाल पूछेगा। दिख रहे हैं वैसे सवाल कि हाँ ये टॉपिक कैसे करके कवर करना है। लुइस आगसीज। अर्पिता, आपने लेक्चर पूरा देखा नहीं है या फिर आप शायद अभी नए ज्वाइन हुए हो, एक बार दोबारा से देख लेना और रिवीजन करके फिर से लगाना। अभी तो हाल फिलहाल में याद थोड़ी ना होगा। मैच करो इसको। इसे मैच करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? एक मैच करा और फिर नीचे कोड देखा, ऐसे मैच करते हैं। ये नहीं कि करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं, हो नहीं रहा है। नीचे मैच करो और फिर कोड देखो। ए पी एम सी एन, ये कोड बताया था ना आपको। एजोइक, आर्कियन, पैलेजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। तो नियोजोइक में जो रिसेंट है अभी प्लिस्टोसीन होलोसीन आता है। अगर आपने ए का 3 मैच कर दिया तो बस एक से ही आपका काम बन गया। मेसोजोइक में जुरासिक, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रेटेशियस, इओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन यहाँ आ जाएगा। और ये आपका यहाँ आ जाएगा, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसन, सिल्यूरिन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। हो गया? ठीक है। आगे देखिए क्या पूछ रहा है आपसे। यहाँ पर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स व्हेन द सी लेवल अराउंड द वर्ल्ड वाज मच एज 130 मीटर लोअर देन टुडे। यानी कि आज जो जल स्तर है, आज से 130 मीटर समुद्र का तल नीचे था। किस टाइम पीरियड की ये बात हो सकती है? कोई ना कोई ग्लेशियल टाइम पीरियड ही होगा, क्योंकि जब समुद्र का पानी बर्फ बन जाएगा तो उसी वजह से तो समुद्र का तल नीचे जाएगा, सी लेवल। अब ये कौन सा हो सकता है जो ग्लेशियल पीरियड है? होलोसीन नहीं, मायूसीन, कैम्ब्रियन, प्लिस्टोसीन, यही तो अभी बताया था कि ग्लेशियर एज है। तो इस तरीके से ये सही हो गया। अब आप बताओ जो हमने अभी पढ़ा है उससे कोई भी बाहर जा रहा है सवाल? इनमें से कोई सा भी आप सवाल देख लो। 2-3 और लगे हुए हैं पीछे, आप इनको कर लेना, जैसे ये सीक्वेंस में अरेंज करना है। और ये आपका जियोलॉजिकल टाइम पीरियड प्रेजेंट लेवल को प्राप्त कर चुका था। और ये जो क्रेडिट किसको जाता है नॉर्थ अमेरिका में, अभी फिर से वही रिपीट हो गया देखो, प्रेजेंट टोपोग्राफी, ये सब। इनको आप खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क है। अब मैं सब नहीं करवाऊंगा, आपको होमवर्क भी देना है कुछ। ठीक है, चलो। एक भी सवाल उसके बाहर नहीं जाएगा। हम ऐसे करके एक एक टॉपिक को करते रहेंगे। आपका बस दिसंबर में अगर आप मेहनत करो पूरी इसी तरीके से, अभी तो शुरू शुरू है, शुरू में तो सभी करते हैं है ना। बात तो तब है कि दिसंबर तक जब ऐसे ही लगे रहो। तो ये होमवर्क कंप्लीट कर लेना है, और कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझे पूछ लेना। ठीक है। और नोट्स आपको ऑलरेडी दे दिए गए हैं, लेकिन जो मैंने कल वाला सेंड किया था उसमें ये पीवाईक्यूज नहीं थे, तो मैं इसे दोबारा से सेंड कर दूंगा। इसमें पीवाईक्यू लगे हुए हैं, आप इनको सॉल्व कर लेना। और भी मैं कुछ पीवाईक्यू सेंड करता रहूंगा बीच बीच में, आप उनको करते रहना सॉल्व। ठीक है, चलिए। ओके, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अब कल की क्लास 11 बजे है। हर रोज़ 5 बजे नहीं होती क्लास, 11 बजे क्लास होती है। 11 बजे मिलेंगे सुबह। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर सभी को, धन्यवाद। कल मिलते हैं सुबह की क्लास में। थैंक यू।